अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जनाब मुझे कहते हैं उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं हूँ माहम जाहिद और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह पाक आप सबके घरों को अमन और दस्तरखानों को वुसअत और दिलों को ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। और जी गुड मॉर्निंग भी मेरी तरफ से वसूल करें। और आलमी सियासत के रंग बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। इसका अंदाज़ा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानात से लगाया जा सकता है। अचानक आपने हुर्मुज़ पर मुतनाज़ा 20 अगर हम देखें तो जो 20% कहा जा रहा था कि जनाब फीस हम लेंगे, उसका डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला सुनाया और कल फिर अचानक यू टर्न ले लिया और कहा कि अब फीस की बजाय अमेरिका में खलीजी सरमायाकारी होगी। वहीं पर नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने शदीद इंतकाम का ऐलान किया, जबकि नेतन्याहू का कहना है कि ईरान ने हमला किया तो दुगना जवाब मिलेगा। इस सब पर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इसका तफसीली जायजा लेंगे। इसके साथ साथ मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि आटा, फाइन और LPG महंगी होने के बाद सादा रोटी की कीमत में 11 रुपए इजाफा किया जाए। मतलब रोटी अब 25 रुपए में बेचने की तैयारी है। इस पर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। और उज़ैर बिल्कुल आपने बड़ी ख़तरनाक सी खबर बताई है और जहां महंगाई का तूफ़ान है वहीं आज दिल को छू लेने वाली एक ऐसी मौजज़ाती कहानी भी अपने शो में डिस्कस करेंगे जो आंखों को नम कर देगी। और 22 बरस कबल गुजरात से लापता होने वाला बच्चा उसामा 2 दहाइयों बाद अपने ख़ानदान से मिल गया, जिसे खालाजाद बहन की अनथक कोशिशों और सोशल मीडिया पोस्ट की मदद से बिलाखिर अपनों ने ढूंढ निकाला। और इस जज्बाती मिलाप की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। और बरतानिया ने जी अपने इमिग्रेशन कवानीन में बड़ी तब्दीलियां की हैं, वो क्या हैं और पाकिस्तानी आसानी से बरतानिया का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, इस पर भी गाइड करेंगे। और इसके साथ साथ सेहत की बात ना हो ये हो नहीं सकता। अहम मसाइल जो कि ख़वातीन से रिलेटेड हैं, ख़वातीन के हार्मोनल इश्यूज़ हो गए, उन पर भी बात करेंगे। मैदे की तज़ाबियत क्यों होती है, ये दूर करने का भी तरीका बताएंगे। और इसके साथ साथ घुटनों की दर्द के हवाले से डिस्कशन होगी। तो आपने जुड़े रहना है सुनो पाकिस्तान के साथ। अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और प्रोग्राम का उज़ैर बाकायदा तौर पर आगाज़ बिल्कुल वहम और ईरान से जंग अमरीकी सदर ट्रंप के लिए अब तो लगता है कि दर्द सर बन चुकी है। बार बार के यू टर्न और नज़र आने वाले दबाव से अब अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि सदर ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं। पहले तो ट्रंप ने अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर 20% सिक्योरिटी वापस लेने का ऐलान किया। कल वो फैसला वापस ले लिया गया और कहा गया कि फ़ीस की बजाय खलीजी ममालिक अमेरिका में भारी सरमायाकारी करेंगे, जिससे अमरीकी मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। और खलीजी ममालिक तो पहले ही अमेरिका में $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी के वादे कर चुके हैं। तो क्या ईरानी क़यादत के बकौल ट्रंप जंग की दलदल में फंस चुके हैं? इसराइल ने भी ईरान पर हमलों का इशारा दिया है। तो क्या जंग बड़े स्केल पर शुरू होने वाली है और ईरान के साहिली शहरों पर हमलों से अमेरिका का क्या मकसद है और क्या वो हासिल करना चाहता है? इन्हीं हसास मालूमात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर बैनुल-अक़वामी शाहिद साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, उस्मान साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, सदर ट्रंप ने खुद ही अचानक आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने और फिर 20% फीस लगाने का जो फैसला किया, अब इस फीस को खलीजी ममालिक की अमेरिका में अपनी सरमायाकारी में बदल दिया। तो क्या ट्रंप किसी के ज़ेरे असर हैं जो इस तरह दबाव में आकर फैसले लेते हैं और फिर अब्रप्टली जैसे कुछ किया और फिर चेंज हो गया? जी डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों फ्रीक जो हैं वहाँ के ऊपर हार्ड लाइनर जो हैं वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नायक हुर्मुज़ के अंदर देख लें तो IRGC का जो पोस्चर है वो बड़ा अग्रेसिव नजर आता है। एक ऐसे वक्त में जब ओमान के अंदर अब्बास अरागची बात कर रहे हैं फार्मूलेट करने के हवाले से 2 टैंकर्स को निशाना बनाया जाता है, जिसमें इंडियन की हलाकत की खबरें भी हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा पुश कर रही है इस हवाले से। देखिए, सारा मसला वही है, डोनाल्ड ट्रंप स्टक हो गए हैं इस सिचुएशन के अंदर। अब नाए हुर्मुज़ को हर सूरत में ईरान ने रेगुलेट करना है। अगर आप देखें परसों का जो उनका इजलास था वो अवामी सतह के ऊपर उन्होंने 5 महीने बाद अपने पार्लियामेंट का इजलास बुलाया और उसमें रेड फ्लैग्स थे और वहां पे पार्लियामेंटेरियन कह रहे थे कि हमने बदला लेना आयतुल्लाह अली खामनाई के कत्ल का, और उसके अंदर वेंजेंस की बातें हो रही हैं। ये वो अवामी सतह के ऊपर जो एहतजाज था अब हमें रिफ्लेक्ट करता नजर आता है सरकारी सतह के ऊपर।
और डेफिनेटली इसके पीछे हमायत हासिल होगी आयतुल्ला मुज्तबा की। तो मेरे ख्याल में सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस हो चुकी हुई है इस रीजन के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप के पास जो है ज्यादा कार्ड जो है वो खेलने से मुतल्लिक रह नहीं उस तरीके से गए हैं, और अब नाए हुर्मुज़ में नया रास्ता निकालने की जो उनकी कोशिश थी कि मैं शुमाली साइड से एक रास्ता निकाल दूंगा ओमान की तरफ से, ईरान ने उससे नहीं चलने देना। ईरान कहते हैं टूल बूथ यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे चेकिंग होगी, क्रॉसिंग पॉइंट यहाँ पे होगा, IRGC इंस्पेक्शन करेगी, उसके बाद यहाँ से रूट निकल सकता है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा से, जिस तरह आपने बताया कि $1000 ट्रिलियन तो पहले ही तकरीबन वो इस अमेरिका के अंदर अपना पोर करने के हवाले से पिछले साल का विजिट कर चुके हैं इस रीजन के अंदर। $40 करोड़ का कतर का त्यारा उनके पास है, और वो क्या चाहते हैं। और देखें खलीजी रियासतें सबसे ज्यादा अब कह लें इस वक्त जो है हमें नजर आती हैं लूजिंग एंड के ऊपर है कि वो इधर वे अगर ये 20% लगाते भी टैक्स तो वो उन्होंने पे करना था, उन्हीं से जहाज यहाँ से गुजर के जाते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि वो ईरान के हमले जो हैं उसे भी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, लड़ने की उनकी कैपेसिटी नहीं है वहां के ऊपर, अमेरिका उस तरह से डिफेंड नहीं कर रहा। बल्कि मेरे ख्याल में यहाँ के ऊपर आपको ग्रेट गेम समझनी होगी। अमेरिका मल्टी लेड स्ट्रेटजी और हाइब्रिड मॉडल के साथ ईरान को स्क्वीज करने की तरफ जा रहा है। यूरोप का समिट देख लें, वो बुलाया गया था सिर्फ इसलिए रशिया का क्या करना है, वहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने सारा नैरेटिव जो है एंटी ईरान पेंट करते हुए उनकी एनर्जी की सिक्योरिटी को जोड़ दिया अपने अमेरिका के जो मुखालिफ एजेंडा है ईरान से मुतालिक, और वो उन्हें कह रहे हैं कि इस जंग को हमें आलमी जंग में बदल देना चाहिए। फिर वो ईरान के बॉर्डर एरियाज के ऊपर जो है दबाव बढ़ाना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि यमन के और सऊदी अरेबिया की जो लड़ाई हौथीज ने जो अटैक किया उसके बाद वो एक नई सूरत हाल इख्तियार कर गई है, जिसके बाद खतरा यही है रेड सी के अंदर जो नेविगेशन हो रही है मैरीटाइम की वो रुक सकती है, इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रही है बाबुल मंदब से उसको चोक दोबारा से किया जा सकता है। और फिर वो चाहते हैं ईरान के अंदर जो है शोरश बर्पा हुआ है। देखें वो बाकायदा तौर पर उनकी ताकत, उनके वसाइल और उनकी डिसीजन मेकिंग के मैकेनिज्म को अंडर स्ट्रेस लेके आना चाहते हैं, थकाना चाहते हैं। इसे कहते हैं वॉर ऑफ अट्रिशन, जिसमें आप दुश्मन के असाब जो है उसे मुकम्मल तौर पर शल करने के लिए मल्टीपल फ्रंट जो है साइमल्टेनियसली ओपन कर देते हैं। बिल्कुल उस्मान साहब, हम यही सूरत हाल जो है इस वक्त देख भी रहे हैं। ये भी बताइएगा कि ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि 90% इम्कान है कि नए रहबर आला मुश्तबा खामनाई जिंदा नहीं है। उसके साथ साथ साबिक सदर अहमदी निजाद के हवाले से भी बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि उन्हें इसराइल ईरान में अगले सेटअप के लिए तैयार कर रहा है। कहीं कोई उनकी वीडियोस का भी तस्करा हो रहा है। इस पर क्या कमेंट करेंगे? कि मेरे ख्याल में आपको समझना चाहिए जो अभी हम बात कर रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर है कि वो चाहते हैं ईरान के अंदर दोबारा से शोरश बर्पा हुआ। जो अहमदी निजाद है वो तो हमले में हलाक हो चुके हैं, उनके घर वालों ने उनकी हलाकत की तस्दीक की हुई है। मुझे लगता है अब एआई का इस्तेमाल दूसरी तरह से होगा। एक तो उन्होंने एंथ्रोपिक इस्तेमाल करके वहां पे हमले किए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डीप फेक तस्वीरें वीडियोस बना के वो प्रोपोगेट करेंगे और इस टूल को इस्तेमाल करेंगे अब वहां के ऊपर शोरश बर्पा करने के हवाले से। और दूसरी जो आपने बात की आयतुल्ला मुज्तबा के हवाले से, तो उनकी तो ऑडियो तक आ चुकी हुई है, उनके बयानात भी हैं, लेकिन चूंकि खबरें यही हैं कि वो इस तरह शदीद जख्मी हुए हैं, उनका चेहरा थोड़ा सा डिसफिगर हो गया हुआ है, उनकी टांग जो है वो बहुत ज्यादा हमले में जख्मी हुई है, इस वजह से वो उस तरह मंजरे आम के ऊपर नहीं आ रहे। इसी चीज को अमेरिका मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और अभी खबरें आ रही हैं उनके वाटर सप्लाई सिस्टम को, उनकी पावर ग्रिड स्टेशन को, उनके बैंकिंग सिस्टम को हैक किया जा रहा है। वो चाह रहे हैं वहां पे पब्लिक सर्विसेज को इस हद तक चोक किया जाए कि लोग सड़कों पे आने पे मजबूर हो जाएं। ये हमें सारा पैराडाइम जो है समझ आ रहा है कि अमेरिका किस तरीके से कोशिश कर रहा है अपनी स्ट्रेटेजिक आउटरीच बढ़ाने की। लेकिन मेरे ख्याल में ये कामयाब इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसके बदले में क्या गल्फ स्टेट्स तैयार हैं अपने ऊपर अटैक करने के हवाले से। देखें बहरीन में जब अटैक होता है तो उनकी मिलिट्री बेसिस सिविलियन आबादी के बड़े करीब है, 60% तो वहां पे अहलतशी कम्युनिटी है। तो क्या वो अब बर्दाश्त कर सकता है उनका सुन्नी रजीम कि अगर रिवोल्ट हो जाता है बहरीन के अंदर तो वो किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे? क्या यूएई अभी अफोर्ड कर सकता है? सऊदी अरेबिया का सिनेरियो हमारे सामने है। अगर सऊदी अरेबिया को वो वहां से हिट करने में कामयाब हैं तो मेरे ख्याल में सिचुएशन तो बड़ी वोलेटाइल हो चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कितनी देर खींचेंगे? 3 नवंबर को उनका इलेक्शन है, जुमेरात को वो अपनी कौम से खिताब करने जा रहे हैं। अप्रैल में उन्होंने ईरान के हवाले से बात की थी, अब वो क्या नया शोशा छोड़ेंगे? मेरे ख्याल में जमीनी हकाइक जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को उतना फेवर नहीं करते जितना वो ईरान को फेवर करते हैं। देखें ईरान अभी भी अपना हुर्मुज़ को बंद करने के काबिल है। 20% दुनिया के अंदर तेल की सप्लाई दोबारा से डिसरप्ट हो गई है। $85 से ऊपर तो ब्रेंट क्रूड जा चुका हुआ है जो पिछले हफ्ते $74 पे था। ईरान बार बार ये बता रहा है आपकी सिक्योरिटी मेरी सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है, अगर आप हमें हर्ट करेंगे तो हम आपको। बिल्कुल उस्मान साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ईरान जो है इधर हम देख भी रहे हैं कि एक मजबूत कंडीशन में है, लेकिन अमेरिका के ऊपर जितना प्रेशर है, पहले भी बहुत प्रेशर बिल्ड हुआ तो जाकर कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की बात शुरू की डोनाल्ड ट्रंप ने। और जिस तरह से अब मुश्किलात आगे आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, मिड टर्म इलेक्शन भी हैं,
फिर अपनी आवाम को भी उन्होंने खुश करना है और मईशतों के हवाले से भी वो बहुत फिक्रमंद रहते हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो फिर उनके लिए अब ये क्या स्ट्रेटजी, फिर ये करना क्या चाह रहे हैं और कोई परफेक्ट एस्केप उनको मिल पाएगा इस सारी सूरत हाल में? इनके पास एक ही रास्ता है, जो रास्ता जो है पाकिस्तान ने इन्हें बताया था, सुझाया था और जिसके लिए हम मसालियत करा रहे हैं, वो यही है मुज़ाकरात का दूसरा दौर, और उस दौर के अंदर उनको एंटर हो जाना चाहिए। देखिए, अमेरिका के अंदर जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो इसका इंप्रेशन ये दे रही है कि अमेरिका मुज़ाकरात की टेबल पे इसलिए बैठा है क्योंकि हम हार गए हैं, और इसमें तो कोई शक नहीं। अमेरिका का प्रेस्टीज मुकम्मल तौर के ऊपर हर्ट हो गया हुआ है, हिट हो चुका हुआ है। रीजनल लेवल पे इसराइल वो चीज़ नहीं हासिल कर सका, हिजबुल्लाह अपनी जगह के ऊपर इंटैक्ट है, हूथीज़ जो है हिट करने के अंदर अभी भी अपनी सलाहियत जो है उससे बैक ऑफ उन्होंने नहीं किया। ये सारा पैराडाइम बताता है खित्ते की रियलिटी चेंज हो चुकी हुई है। अमेरिका गॉट टू लिव विद इट। तमाम अरब रियासतें इस चीज को समझती हैं कि ईरान यहाँ के ऊपर एक बड़ी हकीकत है, उसके साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन होना चाहिए। कतर तो तैयार है $6 बिलियन वापस करने के लिए जो बैंकों के अंदर है। इसी तरीके से जो यूएई है वो भी इस चीज को समझ चुका हुआ है कि ना हम लड़ सकते हैं, ना अमेरिका हमें बचा सकता है। और इसराइल को भी पता है कि वो इतना नहीं है कि सेंट कॉम की जो सपोर्ट के बगैर वो खुद को मैनेज कर सके, लेकिन ईरानियन के पास टाइम है। देखें, टाइम इज वेपन, वो इस्तेमाल करके 27 अक्टूबर के इंतखाबात को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं इसराइल के अंदर। वो चाहते हैं कि पूरा रजीम जो है गिर जाए इसका, नेतन्याहू का, और दूसरी तरफ वो 3 नवंबर तक भी चाहते हैं सिचुएशन को लेके जाना चाहेंगे। याद रखें, कोई फरीक मुकम्मल जंग नहीं चाहता, लेकिन वो दबाव की कैफियत को अपनी जगह पे बरकरार रखना चाहते हैं। अभी तो एमओयू की पहली क्लास ही पूरी नहीं हुई, वो क्या कहती थी, ब्लॉकेड हटा दें 30 दिन के अंदर, दोनों साइड है। तो असल प्रॉब्लम ये है, दोनों फरीक अपनी अपनी तशरीह कर रहे हैं हर क्लॉज की, और फिर उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस है जिनको उन्होंने मैसेज देना। मेरे ख्याल में ईरान खित्ते और हमारी दुनिया के अंदर जिस तरीके से अपना असर रसूख साबित करने में कामयाब रहा है, वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को किसी सूरत के अंदर शेक नहीं होने देंगे। और याद रखें, 104 कंट्रीज के जो डेलीगेशन थे उन्होंने विजिट किया था आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे की तकरीबात के हवाले से, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेलीगेशन था। इवन पाकिस्तान जैसा कंट्री जो है वो ईरान की जो हकीकत है उसे अच्छी तरह समझता है, और उसे पता है कि ये खित्ते में एक बड़ी रियलिटी है, और हम उसके साथ ताल्लुकात उसवार इसलिए करना चाहते हैं। हमें ट्रेड का आउटलेट चाहिए, हमें एनर्जी कॉरिडोर्स चाहिए, हम आईपीआई की डील जो है उसको चाहते हैं, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते बलूचिस्तान का बॉर्डर जो है वो पोरस और वहां के ऊपर इस तरह की सिचुएशन हो कि हमारा ये पहला इलाका जहां इंडियन इंसर्जेंट्स है और ये ग्रुप्स वगैरह हैं वो वहां के ऊपर अपना आगे की तरफ बढ़े या मुल्क के सलामती के लिए खतरा हो। और इसी तरीके से सऊदी अरेबिया, मुझे लगता है सऊदी अरेबिया ईरान एक पेज के ऊपर है, क्योंकि ये अटैक जो है वो हूथीज़ ने इसलिए किया था क्योंकि उनके जहाज को निशाना बनाया गया था जिसमें 200 लोग थे जो डेलीगेशन यहाँ पे आयतुल्लाह की जनाजे में शिरकत करने के लिए आया था। तो इसलिए ये अपना शेप कर देना कि सऊदी अरेबिया ईरान आमने सामने आ गए हैं सेक्टेरियन लाइंस पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सऊदी अरेबिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने आयतुल्लाह के जनाजे में शिरकत की थी। अच्छा उस्मान साहब, उसके अलावा हमें ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने बड़ा खूबसूरती से बताया कि बिल्कुल जो तस्वुर किया जा रहा है कि शायद ईरान और सऊदीया के ताल्लुकात जो हैं वो हौसी हमलों के बाद फिर से बिगड़ गए हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो हमें ये बताइएगा कि खलीजी ममालिक जो हैं और जहाँ जहाँ अमेरिकन इंस्टॉलेशंस हैं, हमने देखा कि बहुत सारे ममालिक को ईरान ने कहा कि आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर अमरीकी तनसीबात आपकी सरजमीन पर हैं तो फिर आपको बात करनी होगी। तो अब आपको लगता है कि ये ममालिक अपना दिफा खुद से तो नहीं कर सकते, ना ही फौरी तौर पर कोई इस तरह की इनके पास स्ट्रेटजी है, तो क्या ये अमेरिका से इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं कि जनाब हमें तो इस जंग में कम से कम आप इस आग में मत झोंके, हमें तो साइड पे रहने दें और अपनी जो तनसीबात हैं आप हमारी सरजमीन कम से कम इस्तेमाल ना करें? मेरे ख्याल में वो अमेरिका से ज़्यादा दीगर मुल्कों से इस वक्त जो है वो गुफ्तगू के अंदर है, उनसे राब्ते के अंदर है, जिसकी एग्जांपल्स ये है कि फ्रांस जो है उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यूएई से बात की है कि वो डिप्लॉय करेंगे। इंडिया जो है वो इस हवाले से कन्वर्सेशन कर रहा है यूएई से। मेरे ख्याल में तकरीबन तमाम कंट्री जो हैं अपनी जो आप कह लें सिक्योरिटी के हवाले से चॉइसेस हैं उसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो अमेरिका को तो नहीं कह सकते कि यहाँ से अपने जो इंस्टॉलेशन है उसे ख़त्म करें और अपने ट्रूप्स यहाँ से विड्रॉ कर दें, लेकिन वो अमेरिका के ऊपर मुकम्मल तौर पर रिलाई करने पर भी आमादा नज़र नहीं आते। देखें, लॉन्ग टर्म उनकी पॉलिसी के अंदर एक मेजर शिफ्ट आएगा, और सऊदी अरबिया ने तो पिछले साल ही सितंबर में पाकिस्तान के साथ डील करके पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया था कि भाई वी आर ऑन अवर ओन, हम अपने विंग्स पे रिलाई करेंगे, सिर्फ अमेरिका पे हम सोलली नहीं अपना खड़े रह सकते कि वो आकर रेस्क्यू करेंगे। और यही पैटर्न पूरे जीसीसी के तकरीबन तमाम कंट्रीज के हवाले से। देखें, कुवैत नहीं बच सका, कतर को हिट किया गया, ओमान को, सऊदी अरेबिया को, यूएई को, कोई एक सिंगल कंट्री नहीं। और इनका आपस में जो जॉइंट ग्रुप है जीसीसी का मैकेनिज्म वो भी इस काबिल नहीं है कि वो जंगें लड़ सके या अटैक कर सके। देखें, जहां पे बादशाहत होगी वहां पे
फौज कमजोर होगी, जी। क्योंकि उन्हें पता है कि हशर जो है वो इराक वाला होगा, मिस्र में फौज कब्जा कर लेगी। लेकिन अब उन्हें इस चीज की तरफ देखना होगा, हाई राइज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उन्हें नहीं बचा सकती। सबसे जी। पहले लॉ ऑर्डर की और सिक्योरिटी जो है उसको मेक श्योर सिक्योरिटी। करना जी पड़ता है। जी। एक पूरी नेशन स्टेट खड़ी होती है टेरिटोरियल बाउंड्री की इंटेग्रिटी के ऊपर, वो अनफॉर्चुनेटली वहां पे नजर नहीं आती। लेकिन इस जी। सारे एपिसोड के बाद मुझे लगता है वहां पे सेंस प्रिवेल करेगी कि हमें इस साइड के ऊपर भी ज्यादा सोचना और काम करना चाहिए। सही, बिल्कुल इस बारे में भी सोचेंगे और फिर इस बारे में काम भी शायद करें। बहुत शुक्रिया उस्मान शाहिद आपके वक्त का, और जिस तरह से सारी सिचुएशन है, डोनाल्ड ट्रंप अभी भी बहुत मुश्किल में है, लेकिन फिर भी वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, और ईरान इस वक्त मजबूत कंडीशन में है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर जंग छिड़ जाती है तो सूरत हाल बहुत ही बदतर होने वाली है। कोशिश तो यही की जा रही है किसी ना किसी तरह खिते में अमन हो, मुज़ाकरात हों, लेकिन लग नहीं रहा। हमलों की बातें हो रही हैं और इसराइल भी सुना है कि जी हमलों की तैयारी कर रहे हैं, और अगर ये जंग बढ़ती है तो फिर सूरत हाल ये है कि मईशतें दाव पर अभी लगेंगी। से आप अभी नताइज से देखें आना शुरू हो गए हैं। दुनिया भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो आप देखें कि कहाँ पर जा चुकी हैं, और मजीद उनमें इजाफे का इम्कान है। इसके अलावा फिर LNG की कीमतें हैं वो भी बढ़ जाएंगी, और जितनी भी आप देखें कि तिजारत होती है, सारी चीज़ों पर बराह रास्त इसका असर आएगा, और फिर कोई मुल्क जो है वो इससे नहीं बच सकेगा। पहले भी हमने देखा था कि बहुत महंगाई का सामना करना पड़ा था, बड़े मौशी बहरान का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ने जो कोशिश की है, जो एफर्ट की है, वही एक वाहिद रास्ता है अमन का, और दुनिया जो है उसी से पुरसकून रह सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से मुज़ाकरात जो हैं, जो डिरेल हो गए थे, वो दोबारा ट्रैक पर आएंगे, और कोई ना कोई नतीजा जो है वो इनका निकल सकेगा। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, उम्र बढ़ने के साथ साथ बाज़-औक़ात जवानी में ही घुटनों का दर्द एक ऐसा अज़ाब बन जाता है जो इंसान को चलने फिरने, रोज़मर्रा के काम करने से भी माज़ूर कर देता है। और अक्सर लोग घुटने के हर दर्द को आर्थराइटिस समझ लेते हैं। तो क्या वाकई ऐसा है, या फिर हमारा बढ़ता हुआ वज़न, सुस्त तर्ज़ ज़िंदगी और वर्जिश की कमी हमारे घुटनों के मसाइल को बढ़ा रही है? बिल्कुल ऐसा ही है, और अब बूढ़ों को क्या, नौजवानों को भी ये बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ चुके हैं। और जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाए और दवाएं काम करना छोड़ दें तो डॉक्टर्स भी नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट करते हैं, और यानी कि अगर कह लें तो गेंठिया तब्दील करने का, तब गेंठिया के हवाले से अगर प्रॉब्लम आ जाए तो भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जी घुटना तब्दील करने का मशवरा दिया जाता है। तो क्या शुगर और दिल के मरीज़ भी ये ऑपरेशन करवा सकते हैं, और मसनूई घुटना जो है वो कितने साल तक काम करता है? इन तमाम अहम और बुनियादी सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा मेमोरियल अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी डॉक्टर सुहेल आरिफ साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं कि आजकल घुटनों का हर किसी को मसला है, और बुढ़ापे में जाते जाते तो अक्सर सजेस्ट किया जाता है जी आप नी प्रॉब्लम आ गई, दर्द शुरू हो गई है तो आप घुटना चेंज करवा लें। कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि ये वही प्रॉब्लम है और इसमें घुटना तब्दील करवाना ज़रूरी पड़े? देखें, जो एज के साथ जो होता है वो आमतौर पे 50 प्लस जो लोग होते हैं उनको जो प्रॉब्लम होती है घुटनों के दर्द की, वो वेयर एंड टेयर चेंजेस हम उनको कह सकते हैं। वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें जो जॉइंट की लाइनिंग होती है, कार्टिलेज जिसको कुर्री हड्डी भी बोलते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो जाती है ओवरवेट की वजह से, एज की वजह से, पुरानी कोई चोट की वजह से। तो उस सूरत में वो शुरू में तो गुजारा हो जाता है। उसमें हम डिफरेंट ग्रेड्स में उसको करते हैं, ग्रेड 1 2 3 उसमें तो दवाइयों के साथ उसकी दर्द शद का इलाज हो जाता है। क्योंकि दर्द जो होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूरी पैदा करती है लोगों में ना, चलना फिरना नहीं हो सकता, नमाज नहीं पढ़ सकते जी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, तो इस वजह से। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसमें चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है, नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, नींद नहीं आती, और दवाइयाँ या तो काम नहीं करती या दे नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी दर्द की दवाइयाँ वो गुर्दों पे भी असर करती हैं, मैदे पे भी, तो वो दे नहीं सकते। तो उस सूरत में फिर एक बार ऑप्शन रह जाती है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की। तो नी रिप्लेसमेंट बेसिकली वो जो जॉइंट की सरफेस डैमेज हुई होती है उसको हम शेप करके उसके ऊपर वो मेटल की प्रोस्थेसिस जो है वो 2-3 पीसेज में होती है वो लगा देते हैं। सही। तो उससे वो पेन फ्री हो जाता है, दवाइयाँ वगैरह छूट जाती हैं। अच्छा। और पेशेंट की लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हमें ये भी बताइएगा कि देखते हैं कि अगर एक इंसानी जिस्म बना है कोई 60, 70, 80 किलो वज़न उठाने के लिए, लेकिन आजकल जो नौजवानों में भी ये दर्द है, जो मसला आ रहा है घुटने का, वो यही है कि ओवरवेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो क्या यही सबसे बड़ी मेन वजह है कि नौजवानों के अंदर भी ये मसला आ रहा है कि ओवरवेट है, तो उसकी वजह से घुटने जो है वो उनका अपना बोझ उठाने से कासिर है?
नहीं, नौजवानों में वजूहात और भी हैं, क्योंकि ओवर वेट की वजह से उनकी जो फिज़िकल फिटनेस नहीं है, तो वो अगर कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी या जिम वगैरह करते हैं या जैसे मोटर बाइक के एक्सीडेंट आजकल बहुत आम है, जी तो उस सूरत में जो लिगामेंट डैमेज हो जाती है, कार्टिलेज जी। डैमेज हो जाती है, तो उसके वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। सही कोशिश ये होती है कि ये जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है ये यंग लोगों में ना की जाए, कोशिश की बाय टाइम कर लें की। सही सही लेकिन उनमें भी कई दफ़े अगर इतना डैमेज हो जाए कि वो चल फिर ना सकें, ठीक है। तो कई दफ़े हमें करना पड़ता है ताकि कम से कम 15-20 साल उनकी ज़िंदगी के नॉर्मली गुजर सके, वरना तो वो बिल्कुल क्रिपल बन जाते हैं। सही सही तो और ये ज़्यादा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है, ये जैसे मैंने बताया कि लेटर एज में आती है, ठीक 50 साल उसके फ्रंट प्लस जो उसके हैं 60, सही इवन 70-80 तक ये हो सकता है। जी इसमें बहुत सारी बीमारियां उस स्टेज पे आ जाती हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह, तो लेकिन वो किसी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ठीक। इस वक्त में भी हो अच्छा सकता है। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी दर्द है या क्या अलामात हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते और जैसे ही हो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए नी के हवाले से? जी, कोई भी दर्द घुटने की जो है और उसके साथ अगर स्वेलिंग हो जाए, चलना फिरना मुश्किल हो जाए, तो मेरा ख्याल फौरी तौर पे डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो मैकेनिकल, जैसे मैंने बताया, चलने फिरने में दुश्वारी है। दूसरी, कई दफ़े स्पोर्टिंग इंजरी, जहाँ पे खेलों वगैरह की चोटें लगती हैं, तो उसमें अंदर डिस्क्स होती हैं, वो फट जाती हैं, तो वो फंस जाती हैं, तो और ये लिगामेंट रप्चर हो जाती है, तो नी अनस्टेबल हो जाता है, वो गैर मुतवाज़न रहता है चलते हुए। तो उसके लिए इलाज मौजूद है, सर्जरी भी है, टैबलेट्स वगैरह सारा कुछ है। ठीक तो वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल में डॉक्टर जब तक आप नहीं जाएंगे असेसमेंट नहीं हो सकेगी। और थोड़ी सी ओल्ड एज में जाके या 50 प्लस जो हमारे सीनियर सिटीजन या उनके यहाँ होता ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दर्द बढ़ती है, चलना फिरना कम हो जाता है, और फिर वो उनके और भी मसाइल बढ़ जाते हैं, वेट बढ़ जाता है, उनको शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता। तो ये सारा ये पिवट है उसके ऊपर। और जब वो चलते हैं तो आप गौर करें तो वो स्विंग करते हैं, क्योंकि घुटने का जो जोड़ है हमारा वो एक सेंट्रल जोड़ है, जिस वजह से जब वो ऊपर से स्विंग बैक करते हैं तो वो बैक के अंदर भी आर्थराइटिस हो जाती है और वहाँ पे भी दर्द शुरू हो जाती है। सही तो इसलिए ये बेसिकली एक लाइफ चेंजिंग किस्म का एक प्रोसीजर है, तो जो बहुत सारे तो लोग डॉक्टर साहब आप जो कह रहे हैं कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं जो हल्की फुल्की पेन की वजह से घबरा जाते हैं, चलना छोड़ देते हैं, फिर ओवरवेट भी हो जाते हैं, तो आप उनको क्या रेकमेंड करते हैं कि उन्हें हल्की फुल्की वॉक जो है वो करनी चाहिए इस मामूली दर्द के साथ, अगर दर्द मामूली है तो? जी, पेन की रिलीफ तो मौजूद है ना, पेन किलर्स हैं, उनसे उनकी पेन रिलीफ की जा सकती है। और बेसिकली वॉक बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो जो मसल्स हैं हमारे जॉइंट्स पे एक्ट करते हैं जी वो भी वीक हो जाते हैं, वो फिर जॉइंट में फर्दर डिटोरेशन हो जाती है, ज़्यादा बुरे हालात हो जाते हैं। तो जितना वो कोशिश हो, जितना भी वो चल सकें वो चलें, जहाँ पे दर्द हो रुक जाएं, फिर अगले नए सिरे से शुरू कर लें, ताकि मसल जब आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो वो जॉइंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो शुरू की स्टेजेस में तो जैसे मैंने बताया कि दर्द की दवाई है, थोड़ी सी फिजियोथेरेपी है, चलना फिरना है, पोस्चर की चेंज है, मसलन को उनको कहते हैं कि जी आप कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ लें, टॉयलेट भी ऊंचा कमोड वाला इस्तेमाल करें, सीढ़ियाँ अगर हो सके तो परहेज कर लें और चलते फिरते रहें। मकसद हमारा ये है कि लोगों के चलते फिरते अगर नहीं चलेंगे तो फिर मसला ज़्यादा हो फिर जाएगा। मसले ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं ये जो अगर आर्टिफिशियल नी की हम बात कर लें, जो पेशेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम है और वो चेंज करवा लेते हैं, तो कितना देर इनका लाइफ स्पैन क्या है, कब तक ये इस्तेमाल में रहता है या प्रॉब्लम नहीं करता? जी, आजकल जो स्टेट ऑफ द आर्ट यही है कि जो प्रोस्थेसिस का डिज़ाइन ऑलमोस्ट पिछले 20-30 साल से स्टेबल है और वही चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो चुकी हैं। तो हमारे पास फिगर्स भी हैं रिसर्च से कि कितना इसकी लाइफ है। तो जो नी रिप्लेसमेंट की प्रोस्थेसिस है वो आमतौर पर 15-20 प्लस तक चली जाती है, कोई मसला नहीं होता। 10 साल पे कोई 5% लोगों को शायद थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस की ज़रूरत हो, 20 साल पे 10%, बस इतना का है। बल्कि बहुत सारे लोग 30-30 साल तक भी इस प्रोसेस से गुजार लेते हैं और इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, यानी ये 97% तक लोगों को फ़ायदा होता है। अमेजिंग। हाँ जी। तो सर फिर सक्सेस रेट तो इसका अच्छा है, 97% आपने बताया, लेकिन हमें ये बताएं कि रिकवरी में कितना टाइम लगता है और नी रिप्लेसमेंट के बाद इंसान कब अपने कदमों पे चलना फिरना शुरू कर सकता है? जी, नी रिप्लेसमेंट की जो ऑपरेशन होती है उसके अगले दिन ही हम तो मरीज़ को उठा के चला देते हैं। जी, वो चलना शुरू कर देते हैं उनको, बल्कि थोड़े से फ्रेम के साथ, फिजियोथेरेपी के साथ, तो पूरा वज़न डाल के चलते हैं। और हमारी रूटीन ये है कि सर्जरी के अगले दिन वो चलना शुरू करा देते हैं फिजियोथेरेपी से,
फिर तीसरे दिन जो है, और उससे अगले दिन जो है, जब वो टॉयलेट तक आना जाना उनका नॉर्मल हो जाता है तो घर भेज देते। तो सर इन्हें फिर सर्दी में या फिर कुछ तेज एसी में इन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता, पेन तो नहीं होती इन्हें? नहीं, उसका कोई ऐसा कोई लिंक नहीं है उसका इसके साथ? उसके साथ नहीं सही है। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और वाकई जी बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है। और जिनको मसला है, अगर जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हल्की सी भी दर्द हो, स्वेलिंग हो और आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो आपने इग्नोर नहीं करना बल्कि डॉक्टर से रुजू करना है। और माइट भी पॉसिबल कि ये आपके लिए आगे जाकर मसला हो सकता है। तो अगर डॉक्टर जो सजेस्ट करता है, अगर नी रिप्लेसमेंट करवाना ही सजेस्ट करता है तो ये करवा लेनी चाहिए और सेफ है। और जिस तरह से बता भी रहे बहुत जिद्दत आ चुकी है इलाज के अंदर भी इसका ज़बरदस्त है। तो जिद्दत आ चुकी है, घुटनों के मसाइल लेकर बैठे नहीं रहना आपने और अपनी केयर भी करनी है। एक्सरसाइज जो हम हर सेगमेंट में, सेहत हेल्थ के सेगमेंट में हम खास आज तो डॉक्टर साहब ने भी कह दिया, उन्होंने कहा कि अगर आपको हल्की फुल्की पेन है फिर भी आपने चलना है, क्योंकि अगर आप उस पेन की वजह से आपने चलना फिरना छोड़ दिया तो फिर जो नुकसान है ना वो आप समझ लें कि उसका तलाफी जो है वो मुमकिन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है। तो जनाब हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, वॉक को अपना तर्ज ज़िंदगी बनाएं और हेल्दी डाइट भी लें। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और परेशान कुन ख़बर जो है वो सामने आ चुकी है। माजरत के साथ शेयर करना भी पड़ रही है क्योंकि तंदूर मालिकान ने सादा रोटी की कीमत में यकमुश्त 11 रुपये इजाफे का मुतालबा कर दिया है। मरकज़ी सदर नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब गुल के मुताबिक आटा और LPG की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। 14 रुपये में रोटी बेचना मुमकिन नहीं है। कीमत फौरी तौर पर 25 रुपये मुकर्रर की जाए और बहुत ज़्यादा इजाफा है। और तंदूर मालिकान का कहना है कि 20 किलो आटे का थैला जो है वो 1810 रुपये से बढ़कर 2400 रुपये का हो चुका है। इसलिए रोटी की कीमत में इजाफा किया जाए। और दूसरी तरफ हुकूमत का कहना है कि सरकारी आटा वाफर मौजूद है और कीमत जो है वो 14 रुपये ही रहेगी। जायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आवाम को रोटी किस कीमत पर मिल रही है ये जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ सुनो न्यूज़ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, तंदूर मालिकान ने साफ कह दिया कि वो 14 रुपये में रोटी नहीं बेच सकते और 25 रुपये कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। इस वक्त तंदूरों पर रोटी जो है वो किस कीमत पर मिल रही है? आप सिर्फ रोटी की बात कर रहे हैं, मामला नान का भी है, क्योंकि रोटी से ज़्यादा लोग ना सुबह सुबह नाश्ते में नान खाते हैं। तो नान जो है वो 120 ग्राम का जो हुकूमत ने सरकारी रेट है वो 30 रुपये रखा है। और उसके साथ साथ जो रोटी है 100 ग्राम की वो 14 रुपये की है। लेकिन ये कहीं दस्तयाब नहीं है पूरे शहर में, कहीं 17 रुपये, कहीं 20 रुपये, कहीं 22 रुपये। और नान भाई जो हैं वो तो बहुत ही ऊपर जा रहे हैं। वो कहते हैं जी कि चूँकि हमने नहीं देनी इतने पैसों में, ना जो मर्जी कर ले आप। लेकिन इसकी वजूहत क्या हैं? वजूहत जो है, यहाँ पे हमारे साथ एक तंदूर मालिक मौजूद हैं, हाफिज साहब, इनसे पूछते हैं। हाफिज साहब, क्या हुआ कि रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? हुआ गैस महंगी हो गई, मैदा महंगा हो गया, फाइन मैदा हो गया, क्या हुआ महंगा? गैस जो है ना, गैस भी उसका रेट अब चला गया और फैन का भी रेट अब चला गया, जिस वजह से जो मजदूर तबका कितना फ़र्क पड़ा है? तकरीबन जो है हमारा फ़ैन उसका रेट 3035 और 4000 से ऊपर गया है। 80 किलो की बोरी की बात? जी 80 किलो बोरी की बात कर रहा हूँ। और जो गैस है वो पहले 12-13 हज़ार का सिलेंडर आम मिल जाता था मार्केट में। हाँ, ये वाला 45 किलो का, ये आम रूटीन में 12,000-11,000 का मिल जाता था। अभी जो है ना ये हमें 15,500 16,000 में मार्केट में मिल रहा है, ये होल सेल पर मिल रहा है। आपने कितना महंगा किया नान को? हमने तो नान महंगा नहीं किया, जो रूटीन चल रही है ना पहले की, हमने हमारा रेट 30 रुपये है और बाकी लोगों ने तो जैसे ही बाकी करेंगे, बाकी मार्केट में देखेंगे, सारों ने कर दिया, फिर हम भी कर देंगे। लो जी, हाफिज साहब थे, इनका ये अच्छे अरसलान साहब बिल्कुल इन्होंने ये बात की है। हमें आप ये बताइएगा कि क्या ये रेट जो है, जो ये रीजंस जो हैं वो दे रहे हैं, क्या उसके बाद इनका जो मुतालिबा है वो जस्टिफाइड है? जी बिल्कुल जस्टिफाइड इसलिए अवैध कि ये देखें कि ये जो सिलेंडर है ये 45 किलो का, ये जो मेरे पीछे लगा हुआ है जी ये कि इनका कहना था जी कि ये 10,000 रुपए का मिलता है। अब इस वक्त 16,500-17,500 रुपए का इनको यहाँ पे मिलता है। तो 5 से 6,000 रुपए जो है वो बढ़ गया। जो फाइन मैदा जो होता है जिससे ये नान बनाते हैं या रोटी जो आटा है उसमें मिक्स करके ये थोड़ा सा बनाते हैं, वो तकरीबन 4 से 5,000 मैक्सिमम 6,000 आप लगा लें। 6,000 रुपए की बोरी थी 80 किलो की, वो बढ़कर 10,500 या 10,600-700 रुपए इनको मिल रही है। तो फर्क तो पड़ा है। दूसरा वो बाकी वही बिजली के बिल हैं, बाकी खर्चे हैं, लोगों के खर्चे हैं, बाकी और भी खर्चे इनके होते हैं। बिल्कुल वो सारा मिला ले तो ये सारा कुछ रोटी देखें 14 तो रुपए हर की चीज इतनी महंगी हो रही है। एक रोटी को लेकर हम कहते हैं कि रोटी सस्ती हो, और अगर ये सस्ती नहीं होगी तो फिर नारे कैसे लगाएंगे
कि हुकूमत ने जी सस्ती रोटी दे रहे हैं, सस्ती रोटी, तो अब इनके मुतालिबात सुने जाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा। जिस तरह से वो मसला बता रहे हैं ये सुनकर बहुत ही वैलिड पॉइंट लग रहा है, और जिस तरह से आप भी निशानदेही कर रहे हैं। नहीं, आप देखिएगा कि रोटी, हम सिर्फ रोटी और नान की बात कर रहे हैं मैदे जी की। जी बिल्कुल। चिकन पिछले 3 दिनों में 80 रुपए फी किलो महंगा हुआ है, जी, उसमें हमने कोई बात नहीं की। कोई अभी तक बात नहीं की, exactly। मामला ये है कि इनके मुतालिबात जायज़ हैं, इनके मुतालिबात जायज़ हैं, लेकिन वो जो नान बाई एसोसिएशन कह रही है जी कि 11 रुपए कीमत बढ़ाई जाएगी, ये नहीं, क्योंकि रोटी में जो आटा जलता है वो सरकारी आटा उन्होंने कल से खोल दिया है, और उसकी वजह से वाफिर जो सप्लाई है, हाँ फाइन के ऊपर है कि अगर थोड़ी सस्ती हो जाए तो कोई मसला नहीं है। 120 ग्राम का नान आपको, हाँ कुलचा जिसके ऊपर तिल लगे होते हैं और बड़ा सुरख होता है, जिसके मुंह देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, वो जो है वो 40 रुपए का बिक रहा है। सही। चलें आप पीछे से फिर कुलचा खाएं लेकर, और दुआएं दें कि अगर सस्ता मिल रहा है तो अच्छी बात है। ये हाफिज साहब तो सस्ता बल्कि दे ही रहे हैं, कुछ हमारे लिए भी ले आइए। मैं 30 रुपए का ही खाऊंगा। अच्छा, हाफिज साहब मुझे 30 का ही देंगे, उन्होंने कह दिया पहले ही। ये देखें, अब आप माइक पकड़कर फायदा तो नहीं उठा रहे। नहीं, चलिए अल्लाह करे। इन्होंने लिख के भी लगाया हुआ है, जब सारे बढ़ाएंगे हम भी बढ़ाएंगे, सारे बढ़ाएंगे तब बढ़ाएंगे। अब वाकई आवाम के लिए भी इस तरह की कोई आसानी हो। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का, और अगर इतनी हो रही है तो वाकई इनका भी बनता है, हम ये कह ही नहीं सकते, ये बात ही गलत होगी। गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए जी। अगर आपने आम आदमी को रिलीफ देना है तो फिर आपने नान भाइयों को, जिस तरह से अरसलान बता रहे हैं कि सस्ते आटे की सप्लाई जो है वो भी शुरू कर दी है, तो तभी आवाम को सस्ती रोटी मुयसर आ सकेगी। हम तो अपने शो में इस प्लेटफॉर्म से बारहा ये कहते रहे हैं कि जनाब LPG का आप सरकारी रेट देखें और मार्केट में जो दस्तयाबी है आप वो देखें। तो तंदूर जो है वो LPG से ही चल रहे हैं, वो लकड़ियों से चलाने वाला दौर तो चला गया पीछे। तो अगर आप इन चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो फिर कीमतें तो बढ़ेंगी, और फिर आपका वो जो सस्ता रोटी वाला नारा ना, ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि देखिए ना हमने रोटी कितनी सस्ती रखी हुई है। तो वो फिर हुकूमत के लिए जनाब एक दर्द सर हमारे दौर में रोटी इतनी थी, कितनी मुसीबतों के साथ ही, ये नहीं पता। तो खैर अब देखते हैं कि हुकूमत किस तरह से डील करती है, और जो नई कीमत आ सकती है इनके साथ मुज़ाकरात करने के बाद वो क्या हो सकती है। नाज़रीन, तन्हा होने का दुख तो वही समझ सकता है जो अपनों से दूर रहा हो, और अगर किसी को 22 साल ये दुख झेलना पड़े तो उसे अल्फाज में बयान करना भी मुमकिन नहीं रहता। और ऐसे ही कुछ गुजरात के मोहम्मद उसामा के साथ हुआ, जब 2005 में वो बच्चा घर से चीज़ लेने निकला मगर रास्ता भूलकर मालूम नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया। उसामा का सफ़र मुख्तलिफ शेल्टर होम से होता हुआ कराची की एक फैक्ट्री में इंतहाई तन्हाई और बेयारो मददगारी में कट रहा था, जहां उनकी कोई समाजी ज़िंदगी थी ही नहीं। और ज़ाहिर ये वाकई बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, और कहते हैं ना कि खून का रिश्ता कभी नहीं ना छीना जाता है ना छुपा जाता है। और समाजी कारकुन वलीउल्लाह मारूफ की सोशल मीडिया मुहिम और उसामा की खाला ज़ात जो बहन है डॉक्टर सुमन राव की जो अनथक कोशिशें हैं और मोहब्बत है, उन्होंने जी इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और मकामी होटल में जब वालिदा, नानी और बहनों ने अपने बिछड़े हुए उसामा को देखा तो फूलों की बरसात कर दी, और इसमें हमने सिसकियाँ भी सुनी, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, और बड़े ही जज्बाती लम्हात थे और मौजज़ाती दास्तान भी है। तो डिस्कस कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उसामा समेत कई बच्चों को हमने देखा है कि अपने ख़ानदानों से बिछड़ जाते हैं। तो इस तरह के हीरोज़ होते हैं जो मिलाप करवाते हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। माशाल्लाह से आपने अपने नाम की तरह काम भी बहुत ज़बरदस्त किया है और बहुत ही गैर मामूली काम कर रहे हैं। ये बताइएगा, जिस तरह से ये सारी सिचुएशन हमारे सामने है, अल्लाह पाक का बहुत फजल है, पहली बार जब आपने इनको मिलवाया तो आपकी क्या कैफियत थी? जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने शो में इनवाइट किया। उसामा दरअसल अभी इस साल जो ईद उल फितर का दिन था, ईद के पहले रोज़ हमारी यहाँ कराची में एक रोड के किराने पे हम बैठ के फुटपाथ पर हमारी मुलाकात हुई थी। होटल की वहाँ कुर्सियाँ रखी हुई थी, तो उसामा बच्चों की तरह रो रहा था कि मैं 20-22 सालों से अपने घर वालों से पिछड़ा हुआ हूँ और मेरा कोई नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, अब मैं बहुत छोटा शेल्टर में आया था, मुझे नहीं पता कि मैं किस शहर से हूँ। मैं लाहौर ढूंढने गया, मैं मुल्तान गया, इस्लामाबाद गया, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। उनको सिर्फ उनकी वालिदा का, वालिद का और एक छोटे भाई का नाम याद था और अपना नाम याद था बस। और घर के बाहर एक स्कूल का, तंदूर वाले का, सब्जी वाला, इस तरह की चीजें याद थी बस, और कुछ नहीं था पता। हमने एक मरतबा अपने प्लेटफॉर्म पर उसकी पोस्ट लिखी, उसकी तस्वीर लगाई, तो पता नहीं चला। उसके बाद मुसलसल ये राब्ते में था, रोता था,
तो अभी चंद रोज कबल यानी शायद इसी जुलाई के महीने में हमने इनकी पोस्ट लिखी, तो अगले ही रोज इनके एक पड़ोसी थे, उनका राब्ता हुआ जो मुल्क से बाहर थे। फिर मजीद पड़ोसियों के, इनके जो क्लास फेलोज थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चा गुजरात का है। हमने ये समझा था कि शायद ये पिंडी या इस्लामाबाद का होगा, क्योंकि सबसे पहले ये इस्लामाबाद के एक शेल्टर में इनको याद है कि वहाँ आए थे। तो फिर गुजरात से फैमिली, इनके बहन भाइयों से बात हुई, तो वो इतने सालों बाद एक बच्चा घर लौटा था कि घर वालों को यकीन ही नहीं था कि ये शायद हमारा बच्चा जिंदा हो। तो उन्होंने कहा कि शायद हमारे साथ फ्रॉड हो रहा हो, धोखा हो रहा हो, तो वो मानने को तैयार नहीं थे। अच्छा। फिर सख्ती से ने जवाब दिए थे जी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो, इनकी एक कजन है डॉक्टर सुमन राव साहिबा, उन्होंने कदम उठाया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सारे मामला को हैंडल किया। अच्छा वलीउल्लाह साहब, हमें ये बताइएगा कि बड़ा अच्छा काम है, बड़ी ज़बरदस्त कॉज है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि मरे हुए का सब्र आ जाता है, लेकिन कोई बिछड़ा हो, गुमशुदा हो, तो उसका सब्र नहीं आता। तो घर वालों की क्या जज्बात थे? जिस तरह से आपने बताया कि शुरू में वो थोड़े से रिलक्टेंट थे, लेकिन वो एग्री कर गए, तो आपको इस काम करने का जो ख्याल है वो किस तरह से आया, और अल्लाह ने आपको किस तरह इस रास्ते पे चलाया? ये साल 2018 से हम ये काम करते आ रहे हैं। अच्छा। हमारी एक पड़ोसन थी बांग्लादेश से, वो स्मगल होके यहाँ लाई गई थी। तो वालिदा ने कहा कि आप लोग मोबाइल चलाते हो, टाइम जाया करते हो, उससे बेहतर है कि इस खातून को बुला लो, इसका इंटरव्यू करके फेसबुक पे डाल दो, इसकी फैमिली मिल जाएगी। तो हमने उस तरह, अच्छा आइडिया हमें लगा, उनको बुला के उनका इंटरव्यू किया। बांग्लादेश में 37 साल बाद माँ बेटी को मिलवाया। उसके बाद हमारा ये मिशन जारी हुआ और मुल्क के, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से तकरीबन 14-15 ममालिक के लोग हम मिला चुके हैं, और अभी तकरीबन 600 से ज्यादा हमारे केसेस हो चुके हैं। वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इस तरह जो बिछड़े हुए लोग हैं, बात करें तो 600 से ज्यादा केसेस हैं हमारे। जी जी, जबरदस्त जबरदस्त। 30 और भी बच्चे ऐसी शेल्टर होम के जो अपने प्यारों से आप मिला चुके हैं। अच्छा, जब बाकायदा तौर पर आप बताते हैं कि ये बिछड़ा हुआ किसी अहले खाना का बच्चा है या कोई बच्ची है, तो उनका रिएक्शन क्या होता है? पहले एक्सेप्टेंस होती है या वो मानने से इनकार कर देते कि नहीं, क्योंकि एक एज, अगर एक उम्र गुजर चुकी है, इतनी उम्र के बाद? जी जी जी, सबसे रब्ता किया और हमने इनको उनके खानदान से मिलवाया। फिर सही सही। अच्छा वली साहब, बहुत ही वाकई ज़बरदस्त काम है, और जिस तरह से हम देखें पाकिस्तान में इस वक्त भी हज़ारों बच्चे जो हैं वो लापता हैं, जिनके वालिदैन रोज़ इस कैफियत से गुजरे होते हैं जिसमें उसामा और उसका ख़ानदान रहा है। ऐसे वालिदैन को आप मैसेज क्या देना चाहेंगे कि अपनी उम्मीद कैसे कायम रखें, दिल हार के मत बैठें? देखिए, उम्मीद बिल्कुल हारना नहीं चाहिए, उम्मीद कायम रखें, उम्मीद ख़त्म नहीं करनी चाहिए। जितनी भी फैमिलीज हमने ढूंढे हैं, हमने भी गुज़िश्ते दिनों एक खातून थी जो कराची के इलाके लियारी से बचपन में अगवा हुई थी, उनको हमने 52 साल बाद उनके खानदान से मिलवाया। वो हरीपुर के थे। 52 साल तक यहाँ उनकी बहन जो जिंदा थी, एक भाई जिंदा था। वो आज तक उनको यकीन था कि हमारी बहन इंशाल्लाह मिलेगी एक न एक दिन। तो मैं तमाम ऐसे वालिदैन से जिनके बच्चे खुदा न खास्ता लापता है, उनसे मैं अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी तलाश जारी रखें और दुआओं का सिलसिला जारी रखें, और बिल्कुल उम्मीद जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए। वली साहब, हमें ये भी बताइएगा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आपने इतने बिछड़े लोगों को मिलवाया है, तो ऐसे मौके पर जो फैमिली होती है उनका क्या रिएक्शन होता है, उनके क्या तासुरात होते हैं? क्या वो कोई किसी सबूत का तकाजा करते हैं कि हमें बताया जाए, नादरा से कोई कंफर्मेशन करवाई जाए कि ये हमारा ही बिछड़ा हुआ है? किस तरह से आप उन्हें वो ये कन्विंस करवाते हैं? और इसके साथ साथ ये भी ऐड कर लें, कोई ऐसा मिलाप जो आपने बहुत ही मतलब इमोशनल हो, कोई ऐसी स्टोरी जो आप शेयर भी करना चाहते हो? देखिए जी, वेरिफिकेशन का अमल तो हमारा जरा बहुत मजबूत होता है अल्हम्दुलिल्लाह। नादरा के जरिए तो नहीं हो सकता, क्योंकि छोटा सा बच्चा अगर गुम गया हो या ऐसे साल में वो बच्चा हो कि उस टाइम नादरा कंप्यूटराइज नहीं था, या उस टाइम बच्चों के बेफॉर्म नहीं थे, अगर थे भी तो तस्वीरें नहीं होती थी। तो हम सारी निशानियां, कभी कभी बच्चों को कुछ नाम पता होते हैं, हम डीएनए टेस्ट तक करते हैं। अभी हमने कल डीएनए के जरिए लाहौर में एक प्राइवेट लेबोरेटरी है जो बाहर से जर्मनी से वो सैंपल वहां जाके मैच करके यहाँ रिपोर्ट देते हैं हमें, और वो कहीं भी चैलेंज किया जा सकता है, किसी भी अदालत में, कहीं पर भी बहुत मजबूत तरीके से कि हम लोग डीएनए करते हैं। और इसी से ऐसे बहुत सारे हमारे जिन्होंने बहुत ज्यादा इमोशनल किया है। और अभी चंद रोज कबल एक सियालकोट में हमने बच्चे को मिलवाया,
अभी तो बड़े हो चुके हैं, वो तकरीबन आज से अच्छा 26 वली साहब, हमें ये भी बचपन बता में- दीजिएगा लास्टली, कोई इस तरह से जिनको आपने अपने प्यारों से मिलवाया और वो लोग फिर आपकी कॉज में आपके साथ शामिल हो गए आपके मिशन में? देखिए, ये हर घराना जिनका बच्चा हमने मिलवाया वो हमारे साथ शामिल हुए। जबरदस्त। हाँ, तो इलाके भर से फिर उन लोग उनके पास आते हैं जिनके बच्चे गुमशुदा हो, वो उनसे रब्ता करके हमारा नंबर लेते हैं, फिर वो हमसे रब्ता करवाते हैं। ये हमारा जो काम बड़ा ही इन्हीं लोगों की वजह से है जिनको हमने मिलवाया है, फिर वो जाके आगे हमारे रिश्तेदार बने। सब लोग इस कॉज में शामिल हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह से आप काम जारी रखें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी एक बड़ा ही खूबसूरत अमल है, बड़ा ही जज्बाती अमल है। और जब ये मिलाप होता होगा, मैं तो वो इमेजिन कर रही हूँ कि कोई पुराना अपना ऐसे बिछड़ा हुआ कितने सालों बाद एकदम से सामने आ जाए और फिर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। कैफियत आपकी बहुत ही मुख्तलिफ होती है। बहुत बड़ा नेकी का काम है जो ये कर रहे हैं। अल्लाह ताला बहुत मजीद नेकी का इस्तिताअत दे। इसी दुआ के साथ बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम एक ऐसे आम लेकिन इंतहाई अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे यहाँ तकरीबन हर घर का हिस्सा बन चुका है। यानी अगर हम देखें, ज़रा सी तेज़ाबियत या जलन हुई और फ़ौरन से हमने कोई गोली उठाई और कहा कि जी रिलीफ मिल जाएगा। ईजी होता है ना कि आपने गोली खाई और दर्द भाग गई। और भी बहुत सारे मसाइल है। रात को देर से खाना खाना, फिर सीने में जलन का आपको महसूस होना, और हमने बिना सोचे समझे ही तेज़ाबियत की दवाएं जो हैं वो कैंडीज़ की तरह खाना शुरू कर दी हैं। बहुत सारे साशेस भी मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आर्जी सुकून देने वाली ये मेडिसिन आपके जिस्म के साथ बहुत ही घिनौना और ख़तरनाक खेल जो है वो खेल रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी अहम मौजू पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जो कि गट हेल्थ और ख़वातीन के हार्मोनल मसाइल की भी माहिर हैं। तो उनसे ही जान लेते हैं कि तमाम मसाइल का हल बेसिकली है क्या। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, पहले तो हमें ये आम तेज़ाबियत, एसिडिटी और ये गर्ड जो स्पेशली टर्म यूज़ हो रही है, इसके हवाले से बताएं ताकि लोगों को क्लैरिटी मिल सके कि है क्या और साइंस क्या है इसके। अच्छा, GERD जिसको हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं और जो आम एसिडिटी है ना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, पहले तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि एसिडिटी होती क्या है। पाकिस्तान में एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि एसिडिटी तब होती है जब आपका स्टमक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्योंकि आपको फील ऐसे होता है कि भाई तेज़ाब फील हो रहा है, लेकिन असल में बिल्कुल इसका उलट होता है। और ये आपको इसलिए होती है कि आपका स्टमक एसिड बहुत वीक होता है। और होता ये है कि स्टमक एसिड वीक है तो आपकी जो ऊपर की खाने की नाली है ना, वो सही तरह बंद नहीं होती। जब वो बंद नहीं होती तो आपका एसिड ऊपर की तरफ आने लग जाता है और आपको लगता है कि जलन हो रही है और वो पेट की एसिड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हो रही है, लेकिन वो खाने की नाली का बंद ना होने की वजह से आपको होती है। तो अगर आप अपना स्टमक एसिड वीक के बजाय इसको स्ट्रॉन्ग कर लें, जैसे अल्लाह ताला ने इसको कुदरती तौर पे बनाया है, तो आपका जो ऊपर का इसोफेगस है, खाने की नाली है, वो सही तरह बंद रहेगी और एसिड ऊपर की तरफ नहीं आएगा। तो ये उसका मेरे ख्याल से रूट कॉज है जो कि पाकिस्तान में इतनी डिस्कस्ड नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताएं कि जब हम डेली बेसिस पर खुद से तेज़ाबियत दूर करने वाले साशेस भी जो हैं वो भी पी रहे हैं, मेडिसिन भी खा रहे हैं, तो ये हमारे मैदे के तेज़ाब के साथ क्या सलूक कर रहे होते हैं, जिसने सारा कुछ जो है वो पिघलाना होता है, जितना भी हम खा रहे होते हैं, तो ये किस तरह से उसको डैमेज करता है? अच्छा, डैमेज इस तरह होते हैं कि अगर तो आप कभी कभार ओमेप्राज़ोल वगैरह जो आप ले रहे हैं, मैं उनका ही कॉमनली क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट नेम्स में आता है, लेकिन अगर आप उनको कभी कभी लेते हैं ना, जैसे कभी कभार एसिडिटी हो गई, लेट खा लिया, मिर्चों वाली चीज़ खा ली, तो दैट इज़ ओके। ठीक है, और इसका मेन यूज़ भी यही है जो हम मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं कि आपने कभी कभी देना है। लेकिन लोग जब इसको कैंडीज़ की तरह खाने लग जाते हैं, यानी हर दूसरे दिन खा रहे हैं, और वो इसको रियलाइज़ नहीं करते कि अगर आपको हर दूसरे दिन या हफ्ते में अगर आपको 2 दफ़ा भी तेज़ाबियत का मसला हो रहा है तो ये आप एक GERD के पेशेंट हैं और आपको उसको चेकअप करवाना चाहिए। और जब आप इसको रोज़ाना कैंडीज़ की तरह खाने लग जाएंगे ना, तो ये आपका स्टमक एसिड इतना वीक कर देता है कि आप एक हाइपोक्लोरिडिया की स्टेट में चले जाते हैं, विच मीन्स कि क्रॉनिक स्टमक एसिड आपका वीक रहेगा। और क्योंकि उसका एक फंक्शन है स्टमक एसिड का, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर बनाया है कि स्टमक एसिड इज सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग। वो क्यों? क्योंकि एक तो ये एक फ़िल्टर की तरह काम करता है। ठीक है, आपका स्टमक एसिड जब स्ट्रॉन्ग है, बाहर से जितना भी गंद आप खा रहे हैं, आप जितने भी हाइजीन आप कंट्रोल कर लें, आपके खाने में थोड़े बहुत जर्म्स आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, आप जितने भी कॉन्शियस है इस बारे में, तो उसको मारने के लिए अल्लाह ताला ने स्टमक एसिड तेज़ाब स्ट्रॉन्ग बनाया। अगर आप उसको ही वीक कर देंगे तो वो जर्म्स तो आ रहे हैं और वो फिर ना मरेंगे, वो आगे जाके आपकी आंतों में बैठेंगे बैक्टीरिया, और फिर वो आपको गैस, आपको डायरिया, इंडाइजेशन, जी मुझे ये सूट नहीं कर रहा, मुझे ये इंटॉलरेंस हो गई है, ये इश्यूज होने लग जाते हैं। इसके अलावा ये विटामिन B12 की कमी आपको करता है, क्रॉनिक में यूज़ की बात कर रही हूँ। इसके अलावा ये आपकी कैल्शियम जो है उसकी कमी करता है।
तो ये सारे विटामिन डेफिशिएंसीज और IBS जो आजकल ये इश्यूज आ रहे हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज हमारा क्रॉनिक इनटेक ऑफ एंटासिड्स बहुत ज़्यादा है। सही सही सही, बड़ी ज़बरदस्त मैं ये बता रही थी आपको की बात है। हमें आज से पहले ये चीज़ नहीं, हमें यही पता है कि अच्छा तेज़ाबियत इसलिए हो रही है कि बहुत तेज़ाब बढ़ गया और कहीं ना कहीं फिर हम ऊपर से सोडा पी ले के काम करते हैं वो चीज़ को, वो कितनी फिर ख़तरनाक होती है। सोडा देखिए मैं आपको बताती हूँ कि सोडा में क्योंकि बाइकार्बोनेट होता है तो वो थोड़ा सा आपको एक्चुअली हेल्प करता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है थोड़ी देर के लिए स्टमक एसिड को। तो वो यही बात है कि इट डज हेल्प बट टेम्परेली, ठीक है। तो वो आप वही बात है कि आप कोई ओमेप्राज़ोल ले लें, ठीक है, एसिड को प्रोडक्शन ही उसकी कम कर दें, या फिर आप कोई सोडा ले लें जो बाइकार्बोनेट्स इसमें होते हैं, और उससे क्या होता है कि वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा स्टमक एसिड, तो टेम्परेली इट्स ओके बट इट्स नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन अच्छा हमें ये बताएं कि ये सोल्यूशन भी बता दें और साथ ही हमें एक ये भी चीज़ बताएं कि ब्लॉटिंग का आजकल बड़ा सुनते हैं, तो ये ब्लॉटिंग जो है ये क्यों होती है और किसी और मसले की ये इंडिकेशन है और हल क्या है इसका? अच्छा, ब्लोटिंग अगर तो आपको कभी कभार हो रही है ना, तो यू नीड टू लुक एट योर लाइफस्टाइल, योर डाइट, क्योंकि बहुत सारी जो गट रिलेटेड इश्यूज हैं ये सिंपल आपकी डाइट और लाइफस्टाइल से ठीक की जा सकती हैं, लेकिन उसके मजीद अगर करने के बाद भी आपको ये इश्यूज आ रहे हैं तो दिस मीन्स के यू हैव सम IBS का इशू, आपकी आंतों का इशू हो सकता है। ब्लोटिंग जो ज़्यादा आपकी एब्डोमिनल होती है ना, ये होती है लोअर एब्डोमिन वाली इश्यूज, जी, ठीक है, और ये होती है डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं। अगर आप क्रॉनिक ले रहे हैं, आपके ओमेप्राज़ोल एसिड ब्लॉकर्स आप ले रहे हैं, एसिड वीक है, उसकी वजह से मैंने जैसे बताया कि जर्म्स बाहर से आए और फिर वो बैक्टीरिया आपके आंतों में सेटल हो गए, उन्होंने ब्लोटिंग शुरू कर दी। आप बाहर से जो भी खाना खाएंगे ना, असल में बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करता है और गैसेस प्रोड्यूस करता है, वही गैसेस जो है ना आपको ब्लोटिंग की फॉर्म में फील होती हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा आपकी क्रॉनिकली मेडिकेशन लेते रहेंगे उतनी ज़्यादा आपको ये IBS का इशू ट्रिगर होगा। सही सही। अच्छा, अब हम ख़वातीन की बात कर लेते हैं। हार्मोनल मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, PCOS हो गया और फिर स्टमक प्रॉब्लम, ये साथ साथ जब चल रहे होते हैं तो कितना ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है इस सिचुएशन। अच्छा, ऐसा है कि हमें लगता है कि जितनी भी हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ है ना, ये सिर्फ जो आपके गैस्ट्राइटिस है, आपको IBS है, दिस इज़ ओनली लिमिटेड टू योर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, बट रिसेंट आप रिसर्चेस अगर पढ़ें तो ये आपकी बॉडी के हर पार्ट से कनेक्टेड है, आपकी स्किन के साथ, आपकी इम्यूनिटी के साथ, आपके हार्मोनल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ। तो अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपके सारे मसले जो है ना वो बढ़ने लग जाते हैं। अब मैं आपको इससे PCOS या आप जो प्रेजेंट डे PMOS है उससे रिलेशन बताती हूँ कि हमारी जो आंतें हैं ना, इसके अंदर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और एक बैड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पेट में गुड गट बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, तो उससे आपके हार्मोनल हेल्थ कैसे अफेक्ट होगी। एक ग्रुप होता है गुड बैक्टीरिया का जिसको हम एस्ट्रोबिलोम्स कहते हैं, ठीक है। एस्ट्रोबिलोम्स एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन से निकला है। ये वो गुड बैक्टीरिया हैं जो सिर्फ ना सिर्फ डाइजेशन में बल्कि आपके एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर आपके अंदर फॉर सम रीज़न एंटीबायोटिक्स बहुत ली हैं या आपकी प्रोबायोटिक्स की इंटेक अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से ये गुड बैक्टीरिया की ना कमी हो जाती है, और फिर आपकी बॉडी में अगर एक्सेस एस्ट्रोजन है जिसको इस बैक्टीरिया ने रेगुलेट करना था, डिटॉक्स करके निकालना था, तो वो आपकी बॉडी में ही पड़ता रहता है और आपको एस्ट्रोजन डोमिनेंस हो जाती है। अब एस्ट्रोजन डोमिनेंस औरतों में भी बुरी है, हालांकि औरतों का हार्मोन है, और ये मर्दों में भी बुरी है। मर्दों में अगर ये एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि ये क्योंकि एक फीमेल हार्मोन है, आपके मर्द होते हुए आपके अंदर फीमेल बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। मतलब मर्दों में आप कह लें कि मुंह के बाल की थिनिंग हो जाएगी जैसे औरतों में होता है, ठीक है। आपकी जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो औरतों की तरह हो जाएगी, और आप रिसेंटली देखेंगे कि जो टीनेज बच्चे हैं इनमें बहुत सारा ये मसला आने लग गया है। और अगर ये एस्ट्रोजन औरतों में डोमिनेंस होने लग जाए तो फिर आपको PCOS और PMOS शुरू हो जाएगा। बिल्कुल दुआ, हम अपने सराउंडिंग में ये देखते भी हैं कि ये इशू आता है, और मेरा तो ख्याल है आपने रूट कॉज को जो पकड़ा है, वो तो कोई सर्जरी के बारे में पूछ रहे होते हैं, हमसे बल्कि पूछ रहे होते हैं कि आप डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन करते हैं तो हमें कोई हल बताएं। तो अब समझ आया कि उनके एस्ट्रोजन का प्रॉब्लम है, उन्हें पहले उस पर काबू पाना है, फिर किसी और तरफ होने जाना है। बिल्कुल, असल में इसमें ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। अक्सर लोगों में पहले इनको गर्ड का इशू शुरू होता है, फिर उनको IBS का मसला शुरू होता है क्योंकि स्टमक एसिड इतना वीक है, वो जर्म्स आ गए पेट में, ब्लोटिंग वगैरह शुरू हो गई।
ठीक है, फिर उनकी हार्मोनल हेल्थ अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो आप एक चीज़ को ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको बहुत सारी, क्योंकि कोएग्जिस्टिंग चल रही होती हैं, यू ऑल्सो ट्रीट द रूट कॉज बट यू ऑल्सो ट्रीट द कंप्लेन दैट द पेशेंट इज कमिंग फॉर। तो ये होता है बेसिकली। अच्छा, जो कनेक्टिविटी आप बता रही थी मैदे की, तो हम बहुत सारे लोग देखते हैं जो कहते हैं कि कोई भी उन्हें डिप्रेशन है, कोई टेंशन है, एंजाइटी है, तो वो कहते हैं हमारा मैदा जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो गया, पता नहीं मैदे से कोई आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। तो ये जो कनेक्शन है मेंटल हेल्थ का गट हेल्थ के साथ, ये क्या है, इसको भी ज़रा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल बिल्कुल, अब इस पे अब तो बहुत रिसर्चेज आ गई हैं कि गट ब्रेन एक्सिस होता है हमारा, ठीक है। वेगस नर्व की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, स्पेशली उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं और बहुत हसास उनकी तबीयत होती है। होता ये कि जब हम हमेशा स्ट्रेस की हालत में रहते हैं ना, तो हमारी बॉडी का एक फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑन हो जाता है, जिसको हम सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं। यानी बॉडी हर वक्त फील करेगी यार मेरे साथ कुछ गलत है, कुछ हो रहा है, मैं हम अलर्ट रहूँ हमेशा। और ऐसी कंडीशंस में बॉडी जो है वो ब्रेन जो है हुक्म देती है कि ब्लड जो है वो वाइटल ऑर्गन्स में ज़्यादा जाए और आपके स्टमक और डाइजेशन में ना जाए, क्योंकि आपके वाइटल ऑर्गन्स क्या है, आपकी किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, तो ब्लड ज़्यादा वहाँ फ्लो करता है, क्योंकि हम एक फॉल्स अलार्म की स्टेट में रहते हैं। और जो आपके लेस वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक है, आंतें हैं, यहाँ की डाइजेशन स्लो हो जाती है, ठीक है, और सही तरह काम नहीं करती। इस सूरत में ये होता है कि अगर एसिडिटी है तो वो बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ेगी कि आपकी जो स्टमक है ना, उसकी तरफ ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो उसने जो स्टमक एसिड सही तरह प्रोड्यूस करना था वो बंद हो जाएगा, फिर आपको एसिडिटी वगैरह शुरू हो जाएगी। सही। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि लोग जिस तरह से एसिडिटी का मसला हुआ है, आपने दवाइयाँ खानी शुरू की, फिर आप इलाज की तरफ गए और वो दवाइयाँ छूट भी गई, तो ऑल्टरनेट वेज क्या हैं फिर? ऑल्टरनेट वेज ये हैं कि एक तो अगर आप देखें कोई पेशेंट अगर क्रॉनिकली एसिडिटी की मेडिसिन ले रहा है ना, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है, ठीक है। और जैसे अगर हम ओमेप्रोजोल की 40 mg की डोज पर हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता 20 mg पर आएंगे। प्लस अब इसका एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है बिटेन HCl के नाम से। बिटेन HCl इज बेसिकली इट्स समथिंग अ नेचुरल एक्सट्रैक्ट ऑफ चुकंदर, बीट रूट, ठीक है। लेकिन ये वो वाला नहीं है जो आप घर पे कूट के बीट रूट बना लें, ये एक लैब्स में तैयार होता है और ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है। ये क्या करता है कि आपके स्टमक एसिड को नेचुरली बहुत उसकी प्रोडक्शन बढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन इसकी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, यानी ये हर कोई नहीं ले सकता। अगर आपको एसिडिटी इतने लंबे अरसे से कि आपको अल्सर बन गए हैं, फिर आप ये नहीं ले सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्टमक एसिड बढ़ रहा है और अल्सर बना हुआ है तो वो वर्स होगा। लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं, आपको लगता है कि यार मुझे हर दूसरे दिन एसिडिटी का मसला हो रहा है, मैं राइसिक ओमेप्रोजोल वगैरह खा रहा हूँ, तो आपको चाहिए कि आप अपना ना बिटेन HCl और नेचुरल सप्लीमेंट की तरफ आएँ और इसको रूट कॉज से ठीक करें। क्योंकि अगर आप इसको रूट कॉज से ठीक नहीं करते, आगे जाके आप ये लेते रहेंगे, आपको IBS होगा, आपकी B12 डेफिशिएंसी होगी, आपको कैल्शियम का लॉस होगा, हड्डियाँ ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाएंगी। जो हम अंडरस्टैंड कर पाए हैं, जिस तरह से आप बता रही हैं कि कितना ख़तरनाक होता है कि हर मेडिसिन जो है वो हर मरीज़ के लिए नहीं होती है, हर मरीज़ के लिए डिफरेंट मेडिसिन होती है। और अगर वो ले रहा है तो फिर उसको नुकसान भी होता है। हम देखते हैं बच्चों में अगर ख़ास तौर पर देखें तो पेट की ख़राबी पर माएँ जो हैं उन्होंने घर में बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, वो भी किसी तरह के सिरप या फिर गोलियाँ देती हैं। तो बच्चों का स्टमक जो कि पहले ही बड़ा नाजुक है, तो उन पर क्या असरात होते हैं इन चीज़ों के? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई भी मेडिकेशन है, ओमेप्रोजोल है, अगर आप उसको क्रॉनिकली ले रहे हैं और स्पेशली आप बचपन में ही देना उनको शुरू कर रहे हैं, तो बचपन में तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 की बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। पहले तो ये बहुत ही एबनॉर्मल बात है कि अगर छोटा बच्चा है उसको एसिडिटी होने लग गई है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ठीक है। और इसको ओवर द टाइम ये डेवलप होती है, यानी टीन एज में चलो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर उसके बाद एडल्ट लाइफ 20s 30s 50s में। अगर एक छोटे बच्चे को ये मसला हो रहा है ना, तो सबसे पहले आप उसका लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, ठीक है, कि क्या लाइफस्टाइल में और डाइट में कोई ऐसी चीज़ है, यानी वो ओवर ईट करता है, या वो खाना खा के फ़ौरन सो जाता है, या वो उसकी प्रोबायोटिक्स की मतलब इंटेक अच्छी नहीं है, डाइट बुरी है, मसाले वाली, मिर्चों वाली, इस तरह की चीज़ें लेता है, जो आके आजकल बच्चे नूडल्स वगैरह खाते भी बहुत हैं। तो उस वजह से पहले आप इसको डाइट से कंट्रोल करते हैं। और इन बच्चों का जो मैदा होता है और एसोफेगस होता है ना, वो अभी इमेच्योर होता है, तो इस स्टेज में हम ऑब्वियसली सबसे पहले होता है कि लाइफस्टाइल आप ठीक करें, और फिर आप उनको ये ओमेप्रोजोल जैसी चीज़ें जो है ना, ये उनको देना शुरू करें। अच्छा दुआ, जिस तरह से हम बात भी करें हैं, मेडिसिन की तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए। वो तो ऐसी सिचुएशन हो कि बहुत ही मजबूरी होती है तो बंदा मेडिसिन खाए, लेकिन जब से हम दवाइयाँ शुरू कर देते हैं फिर प्रॉब्लम्स भी उतनी बढ़ जाती हैं। गट हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या? अब हम सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, हमने प्रॉब्लम्स तो बहुत डिस्कस कर लिए,
गट हेल्थ, नॉर्मल इंसान को क्या रूटीन रखनी चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए कि वो इन चीज़ों से बच सके खास तौर? अच्छा, मैं आपको इसका बताती हूँ। आप लोगों ने आजकल सुना होगा कि बहुत प्रोटीन इंटेक का बहुत ट्रेंड है, ठीक है, प्रोटीन हर जगह, प्रोटीन पाउडर खा लें, ये कर लें, वो कर लें, इवन दो दिस इज़ हेल्दी। लेकिन अब मुझे लगता है कि एक ट्रेंड नया अभी स्टार्ट हो रहा है फाइबर इंटेक का, ठीक है, और फाइबर इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर गट हेल्थ, ठीक है। हम जब मैदा खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, पिज़्ज़ास खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें फाइबर नहीं होता, ठीक है। और फाइबर जो है ना, ये आपके पेट में, आपकी आंतों के अंदर जो गुड गट बैक्टीरिया होते हैं उनकी खुराक है। और आपके गट में अगर गुड बैक्टीरिया नहीं है एक उस क्वांटिटी में जिसमें होना चाहिए, तो आपको ये ब्लोटिंग और ये इश्यूज़ होते हैं। तो एक तो आप अपनी फाइबर को बढ़ाएं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर, ठीक है। दूसरा, आप प्रोबायोटिक्स लें। प्रोबायोटिक्स क्या है? दही, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे यार, को काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे वो कहेंगे हम तो दही बहुत खाते हैं, हमें तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ये है कि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ इवन मोर सुपीरियर टू दही, विच इज़ कॉल्ड कीफिर, ठीक है। आपने शायद इसके बारे में ना सुना हो, इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान, बट बाहर के मुल्क में ये बहुत यूज़ होती है, ठीक है। अभी ये है कि कीफिर जो है ना, आप कह लें कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर सॉर्ट ऑफ योगर्ट है, दही की तरह ही, उसकी तरह ही होती है, खट्टी होती है उसी की तरह। बट अगर दही में 6 टाइप्स ऑफ गुड बैक्टीरिया होते हैं तो इसमें 60 तरह के होते हैं, इन ट्रिलियंस ऑफ अमाउंट, ठीक है। तो अगर आप इसका डेली इंटेक अच्छा कर लें तो ये होगा कि आप बाहर से जितने भी आपकी फूड पॉइजनिंग है, फूड बोर्न इन्फेक्शंस हैं, वो प्रिवेंट हो जाएंगे, ठीक है। पहले आप अगर कुछ चीज़ से बीमार होते थे या कोई आपको फूड इंटॉलरेंसेस थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। सैलेड का हम सुनते थे उसमें फाइबर है, लेकिन कहा जाता है कि उसमें भी बहुत कम फाइबर है। तो हाई सैलेड में, अच्छा, सैलेड में तो हाई फाइबर जो है वो क्या डाइट है? अच्छा, सैलेड जो है ना, ये ज़्यादातर इनसॉल्युबल फाइबर है, ठीक है। इट विल हेल्प योर कॉन्स्टिपेशन, लेकिन हमारी जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको चाहिए होती है सॉल्युबल फाइबर। अब सॉल्युबल फाइबर इनसॉल्युबल में फ़र्क काफ़ी लोगों को नहीं पता। सॉल्युबल फाइबर होती है जो डिज़ोल्व हो जाती है, मतलब आप अगर पानी में मिक्स करें तो वो जेली सी बना लेगी, जैसे हमारा इस्पगोल है, ठीक है। इस्पगोल सॉल्युबल फाइबर है, यानी जो चीज़ जल्दी हल हो जाए, ठीक है। आपके बनाना सॉल्युबल फाइबर हैं, इस तरह कीवी सॉल्युबल फाइबर है। इवन आपका जो जौ का आटा है उसके अंदर भी कुछ इसके तकरीबन 60% इट्स सॉल्युबल फाइबर, ठीक है। अब जो चीज़ें इनसॉल्युबल फाइबर हैं, जैसे गंदम की रोटी इनसॉल्युबल है, वो हल नहीं होती, उसका छिलका होता है। इसी तरह आपके जो वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स वाले, कैबेज हो गया, आपकी लेटिस हो गया, कैरेट्स वगैरह, ये इनसॉल्युबल फाइबर में आते हैं, ठीक है। और ये ना आपने देखना होता है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो हम ज़्यादा इनसॉल्युबल फाइबर बढ़ाएंगे, अगर आपको डायरिया रहता है तो आप सॉल्युबल फाइबर बढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों का देना आपने फाइबर है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, लाइक पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि क्या प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया दुआ, बहुत ही हेल्दी और ज़बरदस्त सेशन हुई है और बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो गया है अब फाइनली। जो हम चीज़ें गलत समझते थे, कॉन्सेप्ट ही हमारे गलत थे, रूट कॉज का ही हमें नहीं पता था, आज हमें पता चला। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से बहुत सारे लोगों को भी पता चला होगा कि भाई ये गलतियाँ आपने नहीं करनी है, कि तेजाबियत हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई, मैदे में जलन हुई, आपने दवाई खा ली, मेडिकेशन अपने डॉक्टर खुद हैं कि तेजाब जो है वो बहुत बढ़ गया, लेकिन वो आप जब इस तरह से सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान भी दे रही होती हैं। और आप जिन चीज़ों को रोज़ाना सवाब की नीयत से समझ लें, या फिर आप जिस तरह से भी उनको इंटेक कर रहे होते हैं, वो जनाब कभी कभार करने के लिए होती है। और बड़े भी कहते हैं कोई गल नहीं, गोली खा ले सही हो जाए। ये बड़ा प्रॉब्लम है ये वाकई। आज मुझे समझ आई कि ये काम नहीं करना, हालांकि मैं भी करती थी, लेकिन आज से हमने बस तय कर लिया कि बस अपनी हेल्थ पर काम करना है और बेहतर डाइट रखेंगे, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएंगे और अपने ये जो थोड़े बहुत प्रोटीन और फाइबर, इन चीज़ों का भी थोड़ा कैलकुलेशन करके अगर हम करेंगे ना डाइट का इंटेक, तो बहुत ही ज़बरदस्त हेल्थ भी रहेगी। तो अब आप सोच लें आपने क्या करना है, अपना फीडबैक भी आपने ज़रूर देना है। अभी प्रोग्राम में वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, यूके की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, तो वहाँ जाने के ख्वाहिशमंद या वहाँ पहले से जो बस रहे हैं पाकिस्तानी, उन सब गैर मुल्कों के लिए एक बड़ी परेशान कुन खबर है। बरतानवी हुकूमत ने मुल्की तारीख में इमिग्रेशन कवानीन का सबसे बड़ा और सख्त तरीन ओवरहॉल मुतारिफ करवाया है। बरतानवी पार्लियामेंट में जो पेश की जाने वाली तरमीमी दस्तावेज़ हैं, उनके तहत इमिग्रेशन कवानीन के 42 हिस्सों को यकसर बदल दिया गया है, जिसके बाद वीज़ा शराइत इंतहाई सख्त हो गई है। और अब मामूली इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भी वीज़ा तोसी मुस्तरद की जा सकेगी और पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर मुल्क बदरी के कवानीन को इस हद तक सख्त कर दिया गया है कि मुअत्तल सज़ा पाने वाले जो हैं उनको भी फौरी डिपोर्ट किया जा सकता है। और इस नई पॉलिसी का वर्क और स्टडी और फैमिली वीज़ा रखने वाले पाकिस्तानियों पर क्या असर होगा,
इस पर ही डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ वीज़ा कंसल्टेंट इंजीनियर मोहम्मद जाबिर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, बरतानिया अपने इमिग्रेशन निज़ाम में जो तब्दीलियाँ करने जा रहा है, सबसे अहम तब्दीली आपकी नज़र में कौन सी है और कौन ज़्यादा मुतासिर हो सकता है, इस हवाले से बताइएगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने और इस खास मौजू पर बात करने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत होगी कि ये जो HC 259 अमेंडमेंट्स आ रही हैं 3 अगस्त से 2026 से नाफिजुल अमल हो रही हैं, ये ब्रिटिश का जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं होने जा रहा। उसमें कुछ वीज़ा कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर कोई महदूद तब्दीलियाँ की जा रही हैं, हमें उनको समझने की ज़रूरत है। सही। आप यूँ कह सकते हैं कि कुछ जो वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हैं या आप क्रिमिनल जो इसके अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। इसमें तकरीबन 3 से 4 मुख्तलिफ ऐसे अफराद मुतासिर होंगे इस तब्दीली के बाद, उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। उनके अलावा इस तब्दीली का किसी के ऊपर कोई अमल दखल नहीं होगा। सबसे पहले वो पर्सन जो UK में रह रहा हो लेकिन उसको कोई सज़ा का मुस्तहिक हो, उसको 12 मंथ्स की या उससे ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई हो, राइट, यानी कि उसने कोई क्राइम किया हो, क्राइम के बाद उसको 12 महीने की या उससे ज़्यादा की सज़ा हो, तो उस शख्स का एक तो जो वीज़ा इस वक्त है उसकी मियाद ख़त्म हो सकती है, रिजेक्ट हो सकता है, या ये वीज़ा ख़त्म होने के बाद जब वो नए के लिए अप्लाई करेगा तो उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। एक तो इस तरह का फ़र्द वहाँ पर मुतासिर हो सकता है जो कि सज़ा याफ्ता हो 12 महीने या उससे ज़्यादा। दूसरा वो शख्स जिसको सस्पेंडेड जो कन्विक्शन है वो बताई गई हो और वो भी 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा हो, और वो अगर 22 मार्च या 22 मार्च के बाद कोई कन्विक्शन हुई हो और उसको सज़ा सुनाई गई हो, तो वो भी जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके तहत UK का उसको डिपोर्ट किया जा सकता है। दूसरा फ़र्द वो हो सकता है। अच्छा, अब वो बंदा जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हो किसी भी कंट्री के अंदर, क्योंकि ये गैर मुल्कियों के लिए ज़ाहिर है ये इमिग्रेशन पॉलिसी है जिन्होंने वहाँ पर स्टे किया हुआ है, तो वो इस जद में आ सकता है। थर्ड वो है कि जब यही बंदा अपने बच्चों के लिए अप्लाई करेगा, यानी कि चाइल्ड के लिए अप्लाई करेगा, डिपेंडेंट के लिए अप्लाई करेगा, तो उसकी जांच पड़ताल UK बहुत सख्त करेगा और उसके अंदर भी इनके बच्चों की रिजेक्शन हो सकती है, यानी कि उनको भी स्टे वहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ लेकिन जो फैमिली वीज़ा के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, डिपेंडेंट्स के लिए, वो इस जद में आ सकते हैं, उनके लिए रिस्ट्रिक्शन सख्त की जा रही हैं। इसके अलावा जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और जो सीरियस ऑफेंडर्स नहीं है, जिसकी कोई ऐसी सीरियस क्राइम नहीं किया हुआ, वो इस जद में नहीं आता, यानी कि वो पाकिस्तानी जो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, स्किल्ड वर्कर वीज़ा या फैमिली रूट के ऊपर UK में लीगल पाथवे के थ्रू मौजूद है और लीगल कंप्लाइंसेस को मुकम्मल सही तरीके से वहाँ पर सर्व कर रहा है और उसकी कोई लीगल जो इमिग्रेशन वायलेंस है वो नहीं है, तो उसके ऊपर कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले वो पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान के अलावा किसी भी किस्म की उसके पास शहरियत हो, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, ग्रेजुएट रूट के तहत बरतानिया में दौरान क़याम पैदा होने वाले बच्चों के लिए जो नई रियायत दी गई है, इस बारे में भी थोड़ी सी हमें गाइडेंस की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा हासिल होगा जो ग्रेजुएट रूट के वीज़े पर वहाँ पर मौजूद हैं। ग्रेजुएट वीज़ा से मुराद ये है कि जिन्होंने वहाँ पर स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद उन गवर्नमेंट ने उनको PSW दिया, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कहते हैं, जिसकी मियाद 2 साल होती है। उस 2 साल के दौरान अगर उनका स्पाउस का या उस वालिद वालदा जो इकट्ठे वहाँ पर रह रहे हैं, उनका अगर बच्चा वहाँ पर पैदा होता है तो वो लीगली अप्लाई करके उसको डिपेंडेंसी वहाँ पर मिल सकती है, यानी कि वो जो डिपेंडेंट है उनका बच्चा, उसका लीगल स्टेटस वहाँ पर बढ़ सकता है। लेकिन वो जो लीगल स्टेटस बढ़ेगा या उसको मिलेगा, उसकी मियाद उतनी ही होगी जितनी उस ग्रेजुएट वीज़े की परमिशन उनको होगी। मिसाल के तौर पर एक बंदा 2 साल के लिए वहाँ पर है, अब उसके वीज़े को ख़त्म होने को 1 साल बाकी रह गया, राइट, तो अब जो उनका बच्चा है उसको भी 1 साल के लिए ही वहाँ पर रिटेन किया जा सकेगा। यानी कि इसमें 3-4 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा वहाँ पर पैदा हुआ और आपको एक्सटेंशन मिल गई, यानी कि आपका 1 साल रहता था तो आपने कहा कि अब ये 2 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, ये 3 साल के लिए, ऐसा नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये जी, पॉइंट नंबर 2 ये, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। UK की टर्म में इसको ILR बोलते हैं, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन। तो ये जो वीज़ा है बच्चा होने की बुनियाद पर आपका कन्वर्ट सेटलमेंट में या सिटीजनशिप में या ILR में कन्वर्ट नहीं होगा। पॉइंट नंबर
2। पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर आपका स्पाउस पाकिस्तान में रहता है और यहाँ पर आपका बच्चा पैदा होता है और आप कहते हैं कि मैं इस डिपेंडेंट को इंक्लूड कर देता हूँ यूके में रहते हुए, तो वो आप नहीं कर सकेंगे। यानी कि ये एक ही सूरत में होगा कि अगर आप वहाँ पर हैं, और जैसे ही आपका ये जो ग्रेजुएट रूट है इसके ड्यूरेशन ख़त्म होगी तो आपको पाकिस्तान या जहाँ भी जिस कंट्री में उस वापस जाना पड़ेगा, आप उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। याद रखें जो ग्रेजुएट रूट है वो ग्रेजुएट रूट एक तो एक्सटेंड नहीं होता, दूसरा वो टेम्परेरी होता है, तीसरा वो सेटलमेंट में या सिटीजनशिप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये हाँ, तो ये अच्छा, इससे पहले ये निज़ाम जो है वो वाजे नहीं था, यानी कि बच्चे पैदा होते थे वहाँ पे, ठीक है, लेकिन उनको गवर्नमेंट जो है उन्होंने कोई वाजे सिस्टम नहीं बताया था कि ये डिपेंडेंट के तौर पे यहाँ पर कितने अरसे के लिए मुकीम हो सकेंगे। अच्छा जाबिर साहब, जो पाकिस्तानी इस वक्त स्टूडेंट वर्क या फैमिली वीज़ा पर बरतानिया में हैं और वीज़ा की एक्सटेंशन या पीआर के लिए वो तैयारी कर रहे हैं या उन्हें 5-10 साल हो चुके हैं, उन्हें इस नए कानून के बाद अब किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? अच्छा, एक तो ये है कि यूके में सिटीजनशिप, बल्कि सिटीजनशिप से पहले एक आती है सेटलमेंट, जिसको ILR की हम बात कर रहे हैं। यूके का लीगल रूल ये है कि आप अगर वहाँ पर 5 इयर्स कंप्लीट करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए। अच्छा, अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर हैं तो आप ILR के लिए एलिजिबल नहीं हैं, भले आप वहाँ पर 2 साल के लिए स्टडी करें या 1 ईयर के लिए करें। दूसरा ये है कि अगर आप ग्रेजुएट वीज़े के ऊपर हैं, ग्रेजुएट जिसकी हमने स्टार्ट में बात की PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े के ऊपर है, वो भी सेटलमेंट में काउंट नहीं होता, उसकी भी एक्सटेंशन नहीं होती। एक ही सूरत है यूके में जिसकी आप बात करें PR को लेने की या सिटीजनशिप के लिए, कि आपके पास जॉब होनी चाहिए और स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए, उसकी बेस पर आपने मिनिमम 5 इयर्स कंप्लीट किए हों, आपकी जो सैलरी है, जो थ्रेश होल्ड है जो गवर्नमेंट ने बताया हुआ है, वो आप उसको कंप्लीट करते हो, और आपने कोई इलीगल समझे कि एक वायलेशन ना की हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पर जस्ट स्टडी पे रहना या PSW की बेसिस पे रह के आप कहें कि मैं सेटल हो जाऊंगा या सिटीजनशिप मुझे मिल सकेगी, तो वो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और वो पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं होंगे। मतलब ऐसी इस वक्त कोई नई तब्दीली नहीं आई कि हम कहें कि इसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन एक उसमें प्रपोज ये किया गया है कि जो 5 साल का दौरानिया है इसको 10 साल कर दिया जाए, लेकिन ये प्रपोज किया गया है, अभी इसके ऊपर हतमी फैसला नहीं हुआ। अच्छा, एक और चेंज जो आना है ये मार्च में 26 मार्च 2027 में एक चेंज आना है, वो ये है कि इस वक्त जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो B1 है, जो लेवल होता है इंटरमीडिएट लेवल, वो अब B2 कर दी जाएगी। ठीक है, 22 मार्च 2027 के बाद फिर आपको B2 के लेवल पर मस्ट होना होगा। ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि जो तब्दीलियां की जाएंगी सारी पॉलिसी के बाद जो बनने जा रही है या होने जा रहा है, पाकिस्तानियों के लिए किस वीज़े का हुसूल जो है वो सबसे ज़्यादा आसान होगा? अच्छा, पाकिस्तानियों के लिए कुछ भी आसान भी नहीं है, कुछ मुश्किल भी नहीं है। देखें, ये जो तब्दीलियां होने जा रही हैं इसका ताल्लुक मैंने पहले बताया है कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनके रिफ्यूज़ल्स हैं, जिनका ओवरस्टे है, जो इन लोगों के लिए ये तब्दीलियां अहम हो सकती हैं। हर वो बंदा अगर कोई एलिजिबल है स्टडी वीज़े के लिए, उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो अगर स्टडी वीज़े की रिक्वायरमेंट्स मीट करता है चला जा सकता है। अगर कोई बंदा जॉब के लिए एलिजिबल है, जॉब से मुराद ये कि उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, एम्प्लॉयर की तरफ से नॉमिनेशन आई हुई है और गवर्नमेंट के अंदर जो उसका ऑक्यूपेशन है वो एलिजिबल है और उसकी जो सैलरी है वो डिफाइंड है और यूके के अंदर जो टाइम बताया गया वो टाइम पीरियड पूरा करता है, तो वो एलिजिबल है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। यानी कि जो एलिजिबिलिटी अहम है बेसिकली, किसी भी फैमिली वीज़ा रूट के ऊपर आप ट्रैवल करते हैं, ग्लोबल टैलेंट हंट वीज़े के थ्रू आप जाते हैं या ग्रेजुएट रूट के थ्रू वहाँ पर रहते हैं या स्टडी वीज़ा के रूट के थ्रू वहाँ पे रहते हैं, किसी भी वीज़ा कैटेगरी के तहत आप एलिजिबल हैं अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं। किसी भी ये होने वाली तब्दीलियां आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगी। एलिजिबल हैं तो आप जा सकते हैं, कोई मुश्किलात नहीं है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जाबिर आपके वक्त का। और वाकई जी जिस तरह से बताया, सहूलियात तो हैं, अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं है और इस तरह की कोई चीज़ में या मामलात में आप फंसे नहीं हैं तो ज़बरदस्त है आपके लिए, लेकिन अगर इस तरह है तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब यही डिपेंड करता है किस कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं, आप जा सकते हैं, बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं। थोड़ी बहुत सख्तियां हैं वो तो फिर हर मुल्क करता ही करता है। और अभी बहुत सारी सख्तियां यूके में देखें तो अभी वो सिर्फ प्रपोज की गई हैं, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं, तो अगर आप उससे पहले फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठा लें, क्योंकि एक बार वो जब नाफिज़ुल अमल हो गई तो फिर जनाब और ज़्यादा प्रोसेस जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, स्टे विद अस।
व्यूअर्स, आज 15 जुलाई है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नौजवानों में हुनरमंदी के फ़रोग़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम मनाए जाने वाले इस दिन का इस साल का मरकज़ी थीम मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए महारतें रखा गया है, जिसका मकसद नौजवानों को ऐसी आलमी महारतें सिखाना है जो मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर यकसा काम आ सके। अगर हम पाकिस्तान के आदाद शुमार पर नज़र डालें तो हमारे मुल्क की 60% से ज़ायद आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। माहिरीन मईशत का कहना है कि रिवायती तालीमी डिग्रियों का दौर अब ख़त्म हो रहा है और अगर हमने अपनी इस बड़ी अफरादी क़ुव्वत को मौशी खुद कफ़ालत की तरफ लेकर जाना है तो उन्हें जदीद हुनर सिखाना होगा। यही वो रास्ता है जो हमारे नौजवानों को बेरोजगारी से निजात दिला सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है और ज़माना जितना जदीद हो रहा है अब हमें स्किल्स भी उतनी जदीद करने की ज़रूरत है। और खुश आइंद बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से अमली इकदाम उठा रही है। वज़ीर आज़म यूथ हुनर प्रोग्राम और न्यू टेक के तहत मुल्क भर के लाखों नौजवानों को हाई टेक और IT के शोबों में तरबियत दी जा रही है। और इसके साथ साथ हम देखें रोज़गार जैसे प्रोग्राम्स के ज़रिए नौजवानों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और कॉमर्स की तरबियत भी दी जा रही है ताकि वो घर बैठे इंटरनेट से बेहतर कमाई कर सकें, अपना रोज़गार जो है वो चला सकें। और अगर हमारे नौजवानों को हुकूमती सतह पर मसनूई ज़हानत और साइबर सिक्योरिटी जैसे शोबों में मुस्तकिल बुनियादों पर जदीद तरबियत फराहम की जाती रही तो यही नौजवान मुल्क की मईशत में बहुत बड़ा इनकलाब भी ला सकते हैं, अपने लिए जी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। हम इस मामले पे आपको पता है हम बहुत सारे VCs के साथ जामियात के और उसके अलावा प्रोफेसर्स के साथ डिस्कशन भी कर चुके हैं, तो वो बताते हैं कि बिल्कुल दाखिलों का रुझान जो है, जो रिवायती होते थे पॉलिटिकल साइंस आप देख लें, फिजिक्स देख लें, केमिस्ट्री देख लें, MA इंग्लिश देख लें, इस तरह के और भी बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अब आप देखें कि दाखिले हो ही नहीं रहे, बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। और उसकी बड़ी वजह ये भी है कि जब वो वहाँ से डिग्री लेकर भी निकलते हैं तो बड़ी मामूली सी तनख्वाह जो है वो उन्हें मिलती है, तो वो डिग्री जिस पे लाखों रुपए उनके वालिदैन सर्व करते हैं लेकिन उसके बाद आउटकम उसका कुछ नहीं निकलता, तो जो बच्चे हैं और जो उनके वालिदैन हैं वो भी फिर बददिल होते हैं और वो भी जो है इसकी तरफ राग़िब नहीं होते हैं और इस तरह की डिग्रीज को वो अवॉइड करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो स्किल्स पर भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें यूट्यूब पर बच्चों की हिफाजत के दावों के बावजूद एक तशवीशनाक इंकशाफ सामने आया। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब अब भी बच्चों को खाने की खराबी मतलब ईटिंग डिसऑर्डर से मुतालिक जो है वो नुकसानदेह मवाद तजवीज़ कर रहा है। और सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हीट समेत हम देख रहे हैं CCDH की एक नई साइंसी तहकीक के मुताबिक यूट्यूब का अब नेक्स्ट एल्गोरिदम बच्चों को कम ग़िज़ायत वाले खुराक खाने और इंतहाई पतला होने और सख्त डाइटिंग करने जैसी ख़तरनाक वीडियोस दिखा रहा है। और इससे पता लगाने के लिए हमने मुहक्किकीन ने जी अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में 13 साल की बच्ची के जाली अकाउंट्स का इस्तेमाल करके यूट्यूब के सिफारिशी जो हैं निज़ाम का बाकायदा तज्ज़िया भी किया और तजर्बा भी किया, जिसके बाद ये ख़तरनाक नताइज जो हैं हासिल हुए। और इस हवाले से एक मुस्बत पहलू है कि बरतानिया के ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट और यूरोपीय यूनियन के डिजिटल सर्विसेज एक्ट के निफाज के बाद यूट्यूब ने कुछ हिफाजती तब्दीलियां ज़रूर की हैं। इन इक़दामात की वजह से नुकसानदेह मवाद की सिफारिशात में कुछ कमी आई है और अब ये रेशो 9 में से सिर्फ 1 रह गई है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि इस मामूली बेहतरी के बावजूद ख़तरा भी टला नहीं है, क्योंकि बच्चों की कच्ची उम्र में इस किस्म का मवाद उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत को शदीद मुतासर करके उन्हें ख़तरनाक अमराज में भी मुब्तला कर सकता है। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम और यूट्यूब पर फीड पर कड़ी नज़र रखें और मुस्तकबिल के नुकसान से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात जो हैं वो उठाए जाएँ और इस मामले में बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स को कानूनी दायरे में लाने की हुकूमती कोशिशों के दौरान इस शोबे की शरई हैसियत पर एक नई बहस छिड़ गई है। मुफ्ती तकी उस्मानी और दारुल उलूम कराची के दीगर उलमा ने एक फतवे में क्रिप्टो करेंसी के जरिए खरीदारी को हराम करार दे दिया है। फतवे के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी शरीयत की रूह से माल या दौलत की तारीफ पर पूरा नहीं उतरती। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने इस शोबे को रेगुलेट करने के लिए बाकायदा तौर पर पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कायम कर चुकी है। और इस फतवे के बाद अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने मुफ्ती तकी उस्मानी से मुलाकात भी की ताकि टेक्नोलॉजी और शरई पहलुओं का जायजा लिया जा सके। और माहिरीन मईशत का कहना है कि क्रिप्टो को दौलत न मानने की बुनियादी वजह इस शोबे से मुतालिक कम इल्मी और सही मालूमात का ना होना है। और क्रिप्टो को डॉलर या सोने की तरह आसानी से तब्दील किया जा सकता है। पाकिस्तान एक मजहबी मुआशरा है जैसे कि सब जानते भी हैं, और तो फतवे का क्रिप्टो बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। दीगर उलमा
कि इस बारे में क्या राय है। इसी अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मुफ्ती साहब, दारुल उलूम कराची और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के फतवे की बुनियादी वजह ये बताई गई है कि क्रिप्टो करेंसी शरीयत में माल या वेल्थ की तारीफ पर पूरी नहीं उतरती है। तो शरई नुक्ता नज़र से किसी चीज़ को माल तस्लीम करने का असल मयार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखिए, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बार बार सवालात पूछे जा रहे थे। इस सिलसिले में जामिया दारुल उलूम कराची से हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब मुद्दज़िलुम और दीगर स्कॉलर्स के दस्तखतों से जो फतवा जारी हुआ, उसका पहला जुमला ही बड़ा काबिल गौर है, और वो ये है कि माहिरीन की अब तक की तहकीक और राय के मुताबिक क्रिप्टो माल नहीं है और इसकी खरीदो फरोख्त शरअन जायज़ नहीं है, और ये माल की तारीफ इस पर सादिक नहीं आती, चाहे ये USDT की सूरत में हो या टोकन की सूरत के अंदर हो। इसलिए इससे या खुद ये इसकी खरीदो फरोख्त शरअन दुरुस्त नहीं। अच्छा, अब ये जो फतवा है, इस फतवे में 2-3 बड़ी काबिल गौर बातें हैं। पहली बात तो उसमें शुरू में ये लिखा गया है अब तक की तहकीक के मुताबिक। दूसरी बात कही गई है कि ये माल नहीं है, और याद रखना चाहिए कि इसको माल क्यों नहीं कहा गया। इसके पीछे 2 बड़े रीजन हैं। पहला बड़ा सबब तो ये है कि इसके पीछे कोई रियल एसेट्स नहीं है। अगर इसके पीछे रियल एसेट्स आ जाएं या हुकूमती सरपरस्ती आ जाए, हुकूमती तौसीक आ जाए, जैसे पहले एक जमाने के अंदर ये होता था कि करेंसी रुपए के पीछे सोना होता था, फिर एक जमाने के अंदर वो सोना खत्म हो गया, डॉलर था, फिर डॉलर की पुश्त पर सोना होता था, चुनाचे बाकायदा रुपए पे लिखा होता था हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। ये सब खत्म हो गया, लेकिन आज स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है, आज बाकायदा गवर्नमेंट की बैकिंग है। तो अगर गवर्नमेंट की बैकिंग यहाँ क्रिप्टो करेंसी के पीछे भी आ जाए तो फतवे में तब्दीली पर गौर किया जा सकता है। और मैं साथ साथ ये बात बता दूं, इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर जो बिलाल बिन साकिब साहब का आपने तस्करा किया, उनकी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मुलाकात तो अगरचे नहीं हुई, लेकिन टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। उसके अंदर भी हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब को एक्ट का हवाला दिया गया। उन्होंने कहा वो एक्ट भी पेश करो, जो हुकूमती इंग्रेडिएंट्स या हुकूमती जो कवानीन इस सिलसिले में बन रहे हैं वो भी पेश किए जाएं, उसके ऊपर गौर होगा। तो अगर गवर्नमेंट की बैकिंग आ जाए तो उसके बाद फिर मजीद इस पर गौर हो सकता है। मैं यहाँ 2 बातें और जिक्र करना चाहता हूँ। एक ये कि बाद सोशल मीडिया पर हर आम और खास ये तनकीद करते फिर रहे कि जी मौलवी हजरात तो पहले स्पीकर को नाजायज कहते थे, फिर जायज कहते थे। याद रखें, हुक्म की नौइयत बदल जाती है जबकि शय की हकीकत के अंदर उसकी रियलिटी और नौइयत में जब चेंज आ जाता है। जब एक मर्तबा बर्रे सगीर में ये कहा गया कि जनाब ये जो स्पीकर की आवाज है ये रिकॉर्डेड आवाज है, ये बाज गश्त है, ये हकीकी आवाज नहीं है बल्कि रिकॉर्डेड है, तो आप मुझे बताएं कि रिकॉर्डेड आले के पीछे पीछे नमाजी और मुक्तदियों की नमाज को तो दुरुस्त नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन बाद में जब ये तहकीक सामने आई और माहिरीन की तहकीक सामने आई, नहीं ये रियल साउंड ही है और उसी इमाम की आवाज आगे ट्रांसफर हो रही है, तो हुक्म भी बदल जाएगा। बिल्कुल, हुक्म भी बदल जाएगा। और इस फतवे में भी अगर बैक की बात हो तो कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकल सकता है। मुफ्ती साहब, एक तो आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, साथ ही ये बता दें कि इस फतवे में बुनियादी सवाल ये पूछा गया था कि क्या ऑनलाइन किताबों की खरीदारी क्रिप्टो से जायज़ है, जिस पर जवाब आया कि जो लोग क्रिप्टो से वाकिफ़ हैं वो बता सकते हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इसके बैक पे कुछ नहीं है, ना कोई सोना है ना कोई चीज़ है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को देखें तो दुनिया की किसी भी करेंसी में, किसी भी मुल्क में आप इसे डॉलर यूरो में सेकंड्स में बदल सकते हैं। तो आप समझते हैं कि इस पर मजीद जो है वो डिस्कशन की ज़रूरत है, इस बारे में मजीद जो है वो नॉलेज जो है वो हासिल करने की ज़रूरत है, और जो लोग हैं जिम्मेदारान हैं उन्हें ब्रीफ करना चाहिए। मेरे बिरादरों में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, इस वक्त ये इर्तकाई मराहिल से गुजर रहा है, तदरीजी मराहिल से। कई मुल्कों ने इजाजत दी, कई मुल्कों ने वापस ले लिया। खुद पाकिस्तान की रेगुलेटरी ये काम क्यों नहीं कर देती है कि इसकी तौसीक कर ले, यानी बजाय मुफ्तियाने कराम की तरफ तोपों के रुख करने के, खुद यहाँ के अवाम ममलकत के बाशिंदे अपनी गवर्नमेंट से क्यों नहीं पूछते कि तुम बैकिंग क्यों नहीं लेते हो, तुम जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हो, तुम करेंसी पेपर करेंसी की तरह इसकी निगरानी क्यों नहीं कर लेते हो, तुम इसकी बाकायदा इसको ऑन कर लो, जिम्मेदारी
ले लो। अच्छा, इस वक्त भी इसका ज्यादातर इस्तेमाल गैम्बलिंग में हो रहा है, फ्रॉड, जुआ, क़िमार, इसमें इसका ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। तो खुद हुकूमत, ये तो मैं समझता हूँ कि उलमा का एहसानमंद होना चाहिए कि हमने, ये उलमा ने फतवा देकर के आवाम को मुस्तकबिल के फ्रॉड से, धोखों से, क़िमार से, स्पेकुलेशन से बचाया है और इसके अप डाउन होने से बचाया है। इस वक्त भी दुनिया की कई ममलकतें कोई इजाजत दे रही है, कोई वापस दे रही है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप कि किसी भी करेंसी का गलत इस्तेमाल होगा तो वो ऑब्वियसली गलत ही है और उस पर तो फिर कोई बहस बनती ही नहीं है। लेकिन जो आप आखिरी बात करे थे, काइंडली वो भी अपनी कंप्लीट कर लें। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त सोशल मीडियाई तनकीद हर आम और खास की तरफ से एक बात ज़हन में रखनी चाहिए, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दौरे हाजिर की सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत है। कुरान, हदीस, तफसीर, जदीद और कदीम उलूम में वो यकता हैं और याद रखे फ़िक़ा और फतवा के मैदान में इस वक्त पूरी दुनिया में उनकी टक्कर का कोई आलिम नहीं। मैंने OIC के माताहत जदीद मसाइल को हल करने के लिए जो कायम इस्लामिक फ़िक़ा एकेडमी में दुनिया के आलमी स्कॉलर्स को उनकी राय के सामने हमेशा सरे तस्लीम खम करते देखा है। इनकी फ़िक़ी गुफ्तगू के वक्त हाल में सन्नाटा तारी हो जाता है। दुनिया के आलमी स्कॉलर्स और मुफ्तियान कराम ठहर कर उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और उस राय का सबसे ज्यादा वजन महसूस किया जाता है। फतवे के मैदान में अथॉरिटी का मकाम रखते हैं। दीगर हजारों जदीद मसाइल के अलावा खुद करेंसी की तारीखी और शरई हैसियत पर उनके दर्जनों मकालात और किताबें मौजूद हैं। मैं यकीन से कहता हूं कि क्रिप्टो के मौजू पर कोई PhD फर्द भी उनके सामने तिफले मकतब से ज्यादा की हैसियत नहीं रखता। लिहाजा हर आम और खास को उनके फतवे पर सोशल मीडियाई तनकीद से बाज आना चाहिए और बर्रे सगीर के इस असास से और खास तौर पर पाकिस्तान के इस बाज रहना चाहिए, बल्कि इस मसले के हल की तलाश की तरफ जाना चाहिए। और अभी जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि डिस्कशन जारी है और इर्तकाई मराहिल में है और ये फतवा चेंज भी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। अब आपने रहनुमाई फरमाई और बेहतर तरीके से लोग अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। और वाकई अभी ये कोई फैसला नहीं हो पाया इस बारे में, अभी डिस्कशन जारी है, इर्तकाई मरहले में, जिस तरह से मुफ्ती साहब भी कह रहे हैं। तो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है और माइट भी पॉसिबल आगे जाकर थोड़ी तब्दीली आ जाए और अगर कोई बैक मिल जाती है इस करेंसी को, कोई सपोर्ट मिल जाती है, कोई जिम्मेदारी उठा लेता है तो शायद ये फतवा चेंज भी और यूज पर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं कि देखें एक चीज़ का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, डबल एज वेपन है, तो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस मामले पर क्या क्लैरिटी आती है और हुकूमत क्या फैसला लेती है। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।